हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एल हॉस्पिटल रूल। हम लास्ट क्लास में एल हॉस्पिटल रूल पे बेस्ड बातें किए थे और कुछ क्वेश्चन में भी सॉल्व किए थे। आज हम इसी पे बेस्ड और भी बातें करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं, अच्छा डिस्कशन करने वाला हूं। और ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? 33। पूरे मैथमेटिक्स का ऑर्डरिंग जो है हमारा वो 33 नंबर है, ठीक है। कैलकुलस का है लेक्चर नंबर 7। तो आई होप इसके पहले के 32 लेक्चर्स आप अच्छे से देख चुके होंगे, अपना कंसेप्ट बहुत अच्छा बना रहे होंगे, ठीक है। चलो अपन देखते हैं क्या होता है जब भी हम लिमिट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है एल हॉस्पिटल रूल में जो सबसे जनरल फॉर्म है 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, बाकी दूसरे फॉर्म को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इट्स ओके। तो हमको पता है कि न्यूमरेटर में हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करते हैं। जब मैं डिफरेंशिएट करने की बात करता हूं, इसका मतलब है कि मेरे को बेसिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, मेरे को डेरिवेटिव पता होना चाहिए। वैसे तो आपको पता होते हैं, बट फिर भी मैं कुछ डेरिवेटिव लेके आया हूं, जैसे कि आपको आइडिया है कि सर इतने डेरिवेटिव तो सभी को पता होना चाहिए। तो उन डेरिवेटिव को मैं बात कर लेता हूं। जैसे किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास जो है वो 0, इट्स वेरी सिंपल। ये किसी x का डेरिवेटिव कितना है? 1। x रेस्ट पावर n जो होता है उसका डेरिवेटिव कितना है आपके पास? तो n x रेस्ट पावर n-1। इसी में n की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूं, यहाँ पे n की जगह 1 है, तो 1 x की पावर 1 - 1 0, तो x की पावर 0, दैट मीन्स द 1। इसलिए आपके पास इसी से ये वाला फॉर्मेट आ गया, दिस द n = 1, ठीक है। बहुत सिंपल है, बातें पता होगी आपको, बट फिर भी मेरा काम था कि चलो ये भी बात कर लेता हूँ। e रेस्ट पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e रेस्ट पावर x होता है। यहाँ पे कुछ भी इशू नहीं है, ठीक है। सर log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x। हाँ, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जब आप log x बोलते हो, जब आप बोलते हो ना कि log x का आपके पास क्या होता है, तो आप ध्यान देना कि जब d/dx आप हमेशा ln x बोलते हो कि कितना होता है ln x का डिफरेंशिएशन, तो 1/x होता है। जब आप बोलते हो कि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जब आप log x लिखते हो, तो मैथ्स में जब भी log x लिखा रहता है इसका मतलब बेस e है और ये दोनों सेम है, दैट मीन्स 1/x। इसका मतलब है कि log जब बेस e होता है और log x बोलते हो आप, इसका मतलब ln x होता है, और ये दोनों एक ही बात है, log नेचुरल। इसका मतलब यहां तो बेस नहीं लिखा है, बेस नहीं लिखा है मैथ में, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास बेस जो होगा वो e होगा, दैट मीन्स द ln x। तो क्लियर है कि जब हम मैथ्स की बात करते हैं, जब मैं बोलता हूं कि यार आप मैथ्स पढ़ रहे हो, जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स में कहीं पे भी log x लिखा हो, ये log x लिखो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सर ये ln x है। क्यों? क्योंकि जो log लिखा है बाय डिफॉल्ट बेस जो है वो e है, द log x। ये जब आप कोई टेक्निकल सब्जेक्ट बोलते हो, एनी टेक्निकल सब्जेक्ट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले जैसे पढ़ते हैं, या फिर कंट्रोल सिस्टम में आप डील करते हो, कंट्रोल हो गया या कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, जहां पे डेसिबल वगैरह की बात होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, या और भी सिविल मैकेनिकल, अलग अलग लोग अलग अलग टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करते हैं। किसी क्वांटिटी x को जब आप डेसिबल में लिखते हो, डीबी में, तो आप बोलते हो कि 20 log x है, ऐसे बोलते हो आप, ये 20 log x है। तो हमारा जो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, जब 20 log x बोलते हो तो आपको क्लियर है कि भाई साहब ये जो बेस है ना वो 10 है। आपके कैलकुलेटर में जो कैलकुलेटर आप यूज करते हो, जो कैलकुलेटर आप यूज करते हो उसमें देखना दो चीज बनी होगी, एक बना होगा log x, मतलब log बना होगा, कैलकुलेटर की बात कर रहा हूं, और एक बना होगा ln। जब आपको फाइंड आउट करना रहता है log नेचुरल, तो ये जो ln बना हुआ है इसका मतलब क्या है? ये log नेचुरल है, और जो log बना हुआ है इसका मतलब है कि ये क्या है? जब आप बोलते हो कि log x निकालो, तो कैलकुलेटर में कोई भी, जैसे log 2 की वैल्यू निकालना है, log 2 निकालो भाई 0.3010, तो इसका बेस बाय डिफॉल्ट 10 है, जो कैलकुलेटर में आप यूज करते हो। जो log लिखा है कैलकुलेटर में वो बेस 10 है, और जो log नेचुरल है इसका मतलब उसका बेस कितना है? e है, e। और अगर सपोज करो 2 का निकालना है, तो 2 तो ln2 अलग होगा और log 2 अलग होगा, ओके। तो छोटी छोटी बातें हमको क्लियर रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इन्हीं सब चीजों में कंफ्यूज हो जाओ। अब आप मेरे को कंट्रोल सिस्टम में मैं गेन मार्जिन की बात करूंगा, तो वहां पे थोड़ी log नेचुरल आ जाएगा, इज द log बेस 10। कम्युनिकेशन में सिग्नल 2, जब मैं नॉइस रेशो की बात करता हूँ, एसएनआर रेशो की बात करता हूँ, सब बेस 10 है टेक्निकल दुनिया में। जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो जो बेस है आपके पास वो बाय डिफॉल्ट e है, ये इसको log नेचुरल बोलते हो। तो जब ये log x लिखा है, दैट मींस सर ये जो log x लिखा है एक्चुअली ये log x क्या है? ये ln x है, ये ln x है, दिस वन।
इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कितना है 1/x है, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये हो सकता है कि सर अगर फिर ये log बेस 10 होता तो फिर डिफरेंशिएशन क्या होता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी को बोलूं कि मेरे को डिफरेंशिएशन, अगर मेरे को d/dx log x का डिफरेंशिएशन जब आप 1/x बोलते हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर एक्चुअली वो log नेचुरल है। मैथ्स में log x मतलब log नेचुरल होता है, जिसको 1/x अपन डिफरेंशिएशन लिख देते हैं। क्या ये अगर d/dx कल कोई बोला कि log बेस 10x है तो क्या इसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा? नहीं, नेवर। log बेस 10 अगर है आपके पास, जो टेक्निकल दुनिया में आप यूज करते हो, उसका डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होता। तो सर उसका क्या होता है, बात करते हैं। इसलिए क्या होता है कि हम इन छोटी छोटी बातों में, मेरे को लगता है कि कभी कभी एक नॉर्मल स्टूडेंट हो सकता है, बहुत इंटेलिजेंट कोई स्टूडेंट हो तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, नॉर्मल स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करना चालू करता है, यार log नेचुरल कहाँ यूज करते, log बेस 10 कहाँ यूज करते। तो मैथ्स में आप परेशान ना हो, कभी भी मैथ्स में log x लिखा है इसका मतलब ये ln x है। अगर मैथ्स में कोई बेस नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट log नेचुरल है बेस, ठीक है भैया। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया मैं कि log 10 बेस 10 अगर है तो फिर उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बात कर रहे हैं। अब देखो आपके पास ये कि d/dx ax अगर आपके पास है, d/dx ax है, ये मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, ये वाला। इसका डिफरेंशिएशन सबको नहीं पता रहता है जल्दी से, क्योंकि ज्यादा यूज नहीं करते हो तो भूल जाते हो। d/dx ax का a⁻x का डिफरेंशिएशन क्या है, a⁻x log a। जब मैं log a बोलता हूं इसका मतलब है a⁻x तो था, और जब मैं log a बोला बेस e है तो मैं ln a भी लिख सकता था, log a को ln a भी लिख सकता। कोई बुक वाले लोग इसको ऐसा लिख देंगे तो क्या गलत हो जाएगा, a⁻x log a। क्यों, सब सेम क्यों है, क्योंकि अगर मैं बेस नहीं लिख रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट बेस ई है, द log नेचुरल, ये सब एक ही है, बस इसमें बेस नहीं दिख रहा आपको। तो मैथ्स में बेस ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट बेस ई रहता है, ठीक है। तो a⁻x का डिफरेंशिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि सर किसी का भी log x का डिफरेंशिएशन अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, किसी का भी, सपोज करो मेरे को किसी का भी निकालना, बेस अब आपके पास क्या है, ये log x है और बेस a है, बेस नॉट e, बेस नॉट e। पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x log a ही होता है। सोचो a की जगह अगर e हो जाए, a की जगह जो बेस a है इसकी जगह e हो जाए तो log बेस e और e इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और 1/x आ जाएगा, सही तो है ये। इसका मतलब है कि कल आपको कोई बोल दे कि सर मेरे को ना d/dx मतलब मेरे को डिफरेंशिएशन निकालना है सर log x का, लेकिन बेस 10 है, ये मेरे को डिफरेंशिएशन निकालना है सर, ये डिफरेंशिएशन निकालना कितना होगा भाई, सर 1/x तो होगा, 1/x तो होगा। और सर log नेचुरल होता है, सर log नेचुरल। और आपके पास ये देख रहे हैं, आपके पास log की जब हम बात करते हैं तो ये log नेचुरल आपके पास तब होगा जब आपके पास बेस की वैल्यू जो होगी वो e होगी। तो देखो log आपके पास क्या होने वाला है, तो सर log बेस 10 और e, सर दिस इज द आंसर, क्योंकि एक ही जगह आपके पास जो है वो 10 है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हुआ, यस ये भी इंपॉर्टेंट हुआ। तो 6 और 7 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी ऐसी चीजें होगी तो ये लिमिट वगैरह में इसकी बड़ी जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है एल हॉस्पिटल रूल आप यूज करते हो। तो छोटी छोटी, अभी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आईआईटी वाले प्रोफेसर की बात करूंगा, वो क्या क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो आपको दिखेगा कि कितनी छोटी छोटी बातों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। दिस वन, इसका मतलब सर किसी भी बेस, कुछ भी बेस हो, मैं उसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, यस, बट 1/x तभी आंसर होता है जब log का बेस e होता है, दैट मींस log नेचुरल का डिफरेंशिएशन जब आप सॉल्व करते हो, ये log नेचुरल है जिसको आप log x बोलते हो, ln x, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ओके, अच्छा यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती किस चीज में, sin x का डिफरेंशिएशन cos x ये नॉर्मली आप यूज करते हो, इसलिए इसमें सुनिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो मेरे को लगता है दोनों ही बहुत सिंपल बातें हैं, नॉर्मली लोगों को याद रहता है। tan x का sec स्क्वायर x होता है, इसको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये गेट के एग्जाम में ये ज्यादा यूज हो जाता है, ये वाला चीज सब यूज होता है, लेकिन गेट के एग्जाम में tan x का sec स्क्वायर x से आपको यूज ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो tan x का डिफरेंस है sec स्क्वायर x, cot x आपको कम देखने को मिलता है, इसलिए आपको ज्यादा याद नहीं रहता कि माइनस cos x स्क्वायर x है ये। तो tan x sec स्क्वायर x है और cot x माइनस cos x स्क्वायर x है। तो मेरे को लगता है सब बातें आपको पता होना चाहिए। अब सपोज करो cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x cot x, सब ये गेट में यूज नहीं हुआ इसलिए धीरे धीरे आप भूल गए। 11th 12th में आपको याद था। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल ये यूज हो सकता है, जो आज यूज नहीं हुआ अभी तक वो कल क्यों नहीं यूज हो सकता है। सर sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको याद नहीं होगा ज्यादा। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का नॉर्मली ये लोगों को याद रहता है, अगर मैं इसमें बोलूं कि इंपॉर्टेंट है टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट में भी टेन इनवर्स एक्स आते रहता है। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस लगा हुआ है दिस वन। तो इसमें अगर मैं इनवर्स की बात करूं तो ज्यादातर लोगों को टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पता होता है, जिसका आंसर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस यस सर, बाकी आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है। तो मेरा ये काम है कि मैं छोटी छोटी बातें सब एक आपके पास में एक साथ रख दूं। और सेक इनवर्स एक्स का कितना होता है, तो 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दिख रहा है आपके पास, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है -1, ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये भी बहुत कम यूज हुआ है गेट में। कॉसेक इनवर्स एक्स का आपके पास, आपको तो याद भी नहीं आ रहा होगा कि ये सब आपको याद था एक जमाने में आप इसमें कमांड रखते थे। अच्छा, ये सबसे ज्यादा यूज होता है 20 कि अंडर√x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इजी है। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है, क्यों सर? अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि d/dx x रेस्ट पावर n, यही से स्टार्ट करते थे हम 11 12, n x रेस्ट पावर n माइनस 1। अगर सर मैं n की वैल्यू सर अगर 1/2 पुट कर दूं तो, हाँ n की वैल्यू 1/2 पुट कर दो तो ये डेरिवेटिव ऑफ x, ये अंडर√x हो गया, तो n की जगह 1/2 आ गया, 1/2 x 1/2 माइनस 1, 1/2 बाहर है और x की पावर -1/2 है, तो ये आ गया 1/2 और x की पावर 1/2, मतलब ये आ गया 1/2√x। तो सॉल्व आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, सॉल्व बहुत आराम से कर सकते हो कि सर d/dx √x, d/dx x रेज़ पावर 1/2, ये देखो सॉल्व कर दिया मैं। तो मैं बोल रहा हूं कि ये लोगों को याद रहना चाहिए, मतलब इतना सिंपल है कि आप डायरेक्ट यूज करो, √x का डिफरेंस है 1/2√x, नहीं पता तो 10 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, बट ठीक है। अच्छा, अंडर√x का जब मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूं तो ये x/√x होता हो सकता है ये भी आपको याद ना हो, ये अपन डिस्कशन करेंगे, लेटर लिख दे रहा हूं, क्यों डिस्कशन करेंगे, जब मैं कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं होता x = 0 पे, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाऊंगा, तो वहां पे mod x जो होगा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो इसका बड़ा अच्छा डिस्कशन होगा जब कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। यहां पे माइनस नहीं आता। यहां पे माइनस क्यों नहीं आता? क्योंकि मैथमेटिकली आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि सर साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है e⁻x माइनस e⁻−x डिवाइड बाई 2, बिल्कुल सही। कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है? कॉस हाइपरबोलिक एक्स e⁻x प्लस e⁻−x डिवाइड बाई 2। अब सोचो कि पहले वाले को अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना है, d/dx साइन हाइपरबोलिक x को डिफरेंशिएट करना है, 1/2 बाहर आ गया, ठीक है। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, e⁻−x का माइनस बाहर आ गया, मिडिल में माइनस था तो प्लस हो गया, ये आ गया, इतना आ गया। ध्यान से कोई क्या है सर, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स है, तो ये तो हम बोल रहे हैं कि साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं कॉस को डिफरेंशिएट करता तो cos x को डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, लेकिन cos हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन जब आप करते हो 1/2 था, ये सोचो, इसको डिफरेंशिएट करो e⁻x को e⁻x आएगा, e⁻−x का डिफरेंशिएशन माइनस चला गया सामने और ये आ गया। ध्यान से देखो क्या बन गया सर, ये तो ऊपर वाला बन गया। यही तो बात है कि साइन हाइपरबोलिक x इज अगेन वेरी सिंपल थिंग, ये पता होना चाहिए। साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक, बट साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इन जनरल ये सबको पता होता है माइनस साइन एक्स। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये यूज होंगे एल हॉस्पिटल रूल में, डेरिवेटिव वाला पार्ट बड़े अच्छे से यूज होता है, जैसा आपको भी पता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये बचपन की बातें कुछ भूल गए, इसलिए मैं कुछ 23 कुछ ये एग्जांपल ले लिया, और भी एग्जांपल है कि 23 लिया होगा मैं, हाँ, तो 23 में डिफरेंशिएशन ले लिया कि यार इतना पता होना चाहिए। उसमें से भी cos x इनवर्स x ये ज्यादा यूज नहीं होता, सेक इनवर्स x ज्यादा यूज नहीं होता, कल यूज हो गया तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी तक यूज नहीं हुआ कि ये गेट वाले प्रोफेसर आपसे इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन फिर भी साइन कॉस, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, बेसिक बातें पता रहना चाहिए, बचपन की बातें जो आप पढ़ते थे। बट इन सब में ये लॉग वाली चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, 6 वाला इंपॉर्टेंट है, 7th वाला इंपॉर्टेंट है, और ये 5th वाला इंपॉर्टेंट है। 5th 6th 7th वाले पे बड़ा फोकस करना, क्योंकि आईटी के प्रोफेसर इनको इन्वॉल्व करना पसंद करते हैं। ठीक है, चलो, ये तो होगी बेसिक बात है कि यार अच्छा डिफरेंशिएशन, कई लोग सोच रहे होंगे सर क्या सिखा रहे हो, लेकिन ठीक है, मेरा काम है कि मैं छोटी छोटी बातें कर सकूं और एक जगह आपके पास रिजल्ट हो जाए। अब ये 2007 आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन है, बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, x टेंड्स टू π/4 है, लिमिट x टेंड्स टू π/4 है, cos x माइनस साइन x और x माइनस π/4 है, और ये आपके पास ऑप्शंस रहे। ठीक है, जब बोल रहा हूं कि x टेंड्स टू π/4 अगर मेरे को पुट करना है, तो मैं जैसे ही x टेंड्स टू π/4 पुट कर दिया, सपोज करो मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर देता हूं,
डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ कि सर cos पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4 आपके पास पुट कर दिया। अगर मैं बोल दूं कि मैं डायरेक्ट अगर पुट कर दूं वैल्यू, तो cos पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4, सुनना पूरी बातें, और डिवाइड बाई सब पाई बाय 4 एक्स की जगह माइनस पाई बाय 4। अच्छा, cos पाई बाय 4 कितना हो गया 1/√2, साइन पाई बाय 4 कितना हो गया 1/√2, क्योंकि 45 आपको पता है। तो सर ऊपर तो सर जीरो आ रहा है और नीचे पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 जीरो, तो 0/0 फॉर्म आ गया, इधर 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है, 0/0 फॉर्म ऐसा लिखना नहीं पड़ता, दिख जाता है आपको कि पाई बाय 4 में cos 45 माइनस साइन 45 दोनों 1/√2, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। अच्छा 0/0 फॉर्म आ रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल से क्या, एल हॉस्पिटल रूल से लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाया मैं तो मेरे को दिख गया कि एल हॉस्पिटल रूल से cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos x, तो मिडिल का माइनस रहेगा, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 ही बचा नीचे। अब पाई बाय 4 पुट करो। अच्छा, अब पाई बाय 4 पुट करूंगा तो माइनस साइन पाई बाय 4, माइनस साइन पाई बाय 4, और ये रेडियन वैल्यू है, अदरवाइज डिग्री में 45, और माइनस कॉस पाई बाय 4, नीचे तो 1 था तो इसमें इशू नहीं था। अच्छा, आंसर की बात करूं तो कितना आ गया सर माइनस 1/√2, ये भी माइनस 1/√2 आ गया, तो माइनस 2/√2 आ गया, माइनस 2/√2 आ गया। आंसर विल बी -√2, -√2। अब देखो -√2 ये आपके पास ऑप्शन था और ये मैं लगा दिया कि -√2 है। 2007 आईआईटी कानपुर क्वेश्चन। जब इस क्वेश्चन को कोई सॉल्व कर रहा होगा तो एक नॉर्मल स्टूडेंट ऐसा सॉल्व किया होगा और उसका आंसर ये आ गया। जो थोड़ा होशियार होगा वो इस पे जरूर फोकस किया होगा कि यार लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी लिखा हुआ है, इस पे जरूर उसका ध्यान गया होगा। जो होशियार होते हैं उनका ध्यान जाता ही है, क्योंकि 4 ऑप्शन लिखे हुए। किसी का ध्यान नहीं गया तो उसका आंसर आ गया -√2, किसी का ध्यान चला गया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी दिया, तो मैं क्या करूं। अच्छा, जब आप लिमिट के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो लिमिट आपके पास, लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए क्या जरूरी है, लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है कि एक यार लेफ्ट हैंड जो लिमिट होना चाहिए और एक राइट हैंड लिमिट जो होना चाहिए उनकी वैल्यू बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अच्छा, अब मैं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब पढ़ा चुका हूं, अगर आपको याद है तो। मैं बोलता हूं कि अगर कोई फंक्शन आपको नोन है, जैसे cos x और sin x आपको नोन है, तो मैं अगर बोलूं कि आपका f ऑफ x, अगर ये फंक्शन ये लिखा हुआ है, ठीक है, या अब देखो मैं लास्ट ऑप्शन में जा रहा हूं कि यार लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है, देख तो ले कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा होगा तो फिर तो डी आंसर हो जाएगा। ओके, तो मैं बोल रहा हूं कि चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है, यही जो क्वेश्चन चल रहा है अपना, x टेंड्स टू पाई बाय 4, ये, और क्या था cos x माइनस साइन x, और ये आपके पास था x माइनस पाई बाय 4, ठीक है। तो f आपके पास फंक्शंस क्या हो गया, जो फंक्शन है मेरे पास वो तो यही है cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x और x माइनस पाई बाय 4 है। अब ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं कि जब फंक्शन आपको नोन रहता है, अगर मैं बोल दूं कि यार मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू पाई बाय 4 के जस्ट पहले ये, या सीधे f ऑफ पाई बाय 4 माइनस, यही मतलब होता है दिस वन, यही, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में हो गया cos पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 के जस्ट पहले माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस, ध्यान समझना मैं जो जो बोलते जा रहा हूं, डिवाइड बाई पाई बाय 4 माइनस माइनस पाई बाय 4, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट पहले भी पढ़ा चुका हूं बट फिर भी x इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस, मतलब पाई बाय 4 के जस्ट बाद ये फंक्शंस की वैल्यू, अगर ये दोनों बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये हो गया cos पाई बाय 4 प्लस माइनस साइन पाई बाय 4 प्लस, और ये आ गया पाई बाय 4 प्लस माइनस पाई बाय 4। अच्छा, जब कोई फंक्शन आपको नोन रहता है तो आपको बड़ा स्मार्टली देखना है। जब कोई फंक्शन नोन रहता है, मतलब cos x और sin x सभी लोग जानते हैं, और मेरे को पाई बाय 4 की बात करना है। अगर मैं बोले ध्यान से अगर बोलूं कि यार देखो, अगर आप इस पॉइंट को देख रहे हो कि सर मैं तो बोल रहा हूं कि सर cos x और sin x की बात कर लीजिए, हाँ cos x और sin x का फिगर है सपोज करो, और sin 180 जीरो होता है, sin 90 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो मान लो कि ये आपके पास है, ये पाई, हाँ ये 0, ये पाई बाय 2 90, और ये वैल्यू पाई बाय 4, ये पाई बाय 4, ये पाई बाय 4, ठीक है, हाँ, और ये वैल्यू कितना 1 सर, 90 पे तो मैक्सिमम होता है पता ही अपने को, और पाई बाय 4 पे कितना होता है सर 1/√2, ठीक है।
ये आपके पास जीरो से लेके पाई बनाए, पूरा नहीं बनाया, जरूरत नहीं थी, जहां पे अपने को जरूरत है वहीं पे बात कर रहे हैं अपन। इसके अराउंड में भी बात करने वाले, π/4 के अराउंड में। अच्छा cos x की अगर मैं बात करूं कि ऐसा, तो cos x की बात भी, मतलब cos x की बात भी कर सकते हैं, cos x की बात भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। cos 0 की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, फिर cos 90 आपके पास जो होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है, ऐसी बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। 90 पे आपके पास 0 हो जाता है, ये नीचे ऊपर चले जाऊंगा, ये आपके पास π/2 होता है, ये 0 पे 1 होता है, 90 पे 0 होता है, π/4 यहाँ कहीं पे होगा, ये π/4 है, और इसकी वैल्यू 1/√2, ओके, ठीक है, 1/√2। हमारा जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे दिस वन, देखना, ध्यान से देखना। जब मैं बोलता हूं कि यार मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है सर? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े हो में से अभी तक, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है सर दिस वन, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। और राइट हैंड लिमिट का मतलब ये राइट हैंड लिमिट, ये इधर लिख दिया, और ये पहले वाला लेफ्ट हैंड लिमिट, यस। यहाँ पे भी सर ये लेफ्ट, ये राइट, ये राइट हैंड लिमिट, बिल्कुल, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। चलो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं, cos π/4, अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, cos π/4 माइनस यहाँ पे होगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट 1/√2 से छोटा होगा, ठीक है। और sin π/4 माइनस जब मैं कर रहा हूं, अच्छा ये साइन है, सॉरी, sin π/4 जो होगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा sin π/4 1/√2 से छोटा होगा, दिस वैल्यू इज लेस देन 1/√2, सही है, हाँ सर, दिस वैल्यू इज लेस देन π/4 के पहले, क्योंकि बढ़ते जा रहा है, ये कम होते जा रहा है। अच्छा, जब 0 से आप 90 पे जाते हो तो साइन का जो फिगर होता है वो इंक्रीजिंग है, 0 से 1 हो रहा है, और कॉस का फिगर 1 से 0 हो रहा है, एक इंक्रीजिंग है, एक डिक्रीजिंग है, बिटवीन 0 to 90 डिग्री। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए साइन की जो वैल्यू है π/4 माइनस पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1/√2 से छोटा है, और कॉस की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट में 1/√2 से बड़ा है, क्योंकि 1 से कम होता होता 0 हो रहा है। इसका मतलब है दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू दिख रही है आपके पास cos π/4 माइनस दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1/√2। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हो कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट में cos की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है कि आप चाहो तो आप ये बोल सकते हो कि cos π/4 माइनस, हाँ, इज ग्रेटर देन sin π/4 माइनस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये इसका मतलब सर ये नंबर बड़ा होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये नंबर बड़ा होता है। अच्छा, ये नंबर बड़ा होता है π/4 माइनस, तो आपको पता है π/4 माइनस तो π/4 से छोटा होगा, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो ये छोटा हुआ इससे, तो ये नेगेटिव टर्म्स हुआ, और ये आपके पास क्या हुआ, cos π/4 माइनस, ये बड़ा हुआ, ये ऊपर का पूरा नंबर पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये वैल्यू इससे बड़ी है, देखो ध्यान से, ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो ऊपर का नंबर पॉजिटिव हो गया, ऊपर का नंबर पॉजिटिव हो गया, पता है। और ये नंबर क्या हो गया सर, π/4 माइनस π/4 से छोटा होगा, तो ये नंबर नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, इसका मतलब है ये नेगेटिव वैल्यू आ गया, ये देखो नेगेटिव वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, राइट हैंड लिमिट की बात करो तो क्या हो गया, cos π/4 क्या हो गया, cos π/4 प्लस की वैल्यू जो होगी, cos π/4 प्लस की वैल्यू, अब cos π/4 प्लस मतलब π/4 के बाद, तो π/4 के बाद आप देखो यहां पे देखा जाए तो ये वैल्यू तो अब कम होती जा रही है, और ये साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो cos π/4 प्लस की जब मैं बात करूंगा तो ये cos π/4 छोटा होगा, मतलब cos π/4 प्लस दिस वैल्यू इज लेस देन sin π/4 प्लस, ओके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर का नंबर नेगेटिव होगा, ये नंबर, क्योंकि ये वैल्यू जो होगी आपके पास स्मॉल है, ये नंबर बड़ा है, क्योंकि आप देखो ना राइट हैंड लिमिट की बात चल रही है। अब यहां पे π/4 प्लस है, तो ये नंबर पॉजिटिव हुआ, π/4 से ये नंबर बड़ा है, तो नीचे का नंबर आपके पास जो हुआ वो पॉजिटिव हुआ, और ऊपर का नंबर नेगेटिव हुआ, तो यहां पे आ रहा है नेगेटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव। पता है आपके पास इंटरेस्टिंग बात, मतलब ये हुआ कि अगर कोई बहुत बेहतरीन जानता है तो उसको पता चल गया, क्या पता चल गया उसको सर, पता ये चल गया कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब फंक्शन की वैल्यू π/4 माइनस पे उतनी होगी जितनी π/4 प्लस पे होगी, ओके, यस। तो लिमिट विल एग्जिस्ट, तो लिमिट विल एग्जिस्ट, तो डी आंसर गलत हो गया, लिमिट विल एग्जिस्ट, क्योंकि आपके पास लिखा था कि लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट विल एग्जिस्ट, तो डी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो पता आंसर क्या हो गया, आंसर, करेक्ट आंसर इज -√2, जो आप फाइंड आउट किए थे। तो पता चला कि एक नॉर्मल स्टूडेंट का आंसर सही आ गया, क्योंकि उसको ये सब आता नहीं था। एक बहुत होशियार बंदे को सब आता था, फिर वो कुछ कुछ किया और फिर कुछ कुछ करना चालू कर दिया, फिर उसका गलत हो गया, और फिर वो बोला कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा भी ना हो कि कुछ आप जानते हो और फिर आप अच्छे से अप्लाई भी ना कर पा रहे हो। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि एक होशियार बच्चा इस जगह पे फंस जाएगा। अच्छा, एक थॉट और चल रहा होगा कि सर आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बहुत बात की है,
लेकिन सर जब आप पढ़ा रहे थे तो आप बोलते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो होता है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, सपोज करो कि x इक्वल टू ए पे आपके पास था, तो x इक्वल टू ए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपके पास आप बोलते थे। फिर आप लिखते थे कि लिमिट h टेंस टू 0, फिर बोलते थे f a माइनस h, ये आपके पास देखना है। फिर आप बोलते थे राइट हैंड लिमिट h इज वेरी स्मॉल वैल्यू, x इक्वल टू ए प्लस, सपोज करो a पे आपके पास लिमिट चेक करना है तो किसी एक पॉइंट पे, फिर आप h टेंस टू 0 लिखते थे और फंक्शन की वैल्यू a प्लस h लिखते थे। फिर बोलते हैं दोनों बराबर होगा तो लिमिट एग्जिस्ट कर देगा। सर अभी तो h लिखे नहीं आप, मैं बोल रहा हूँ हम ये तब लिखते हैं h वाला कंसेप्ट जब आपको फंक्शन के बारे में कोई आइडिया ही नहीं रहता है, तो फिर आपको तो कुछ पता नहीं है, तो आप बोलते हो h इज वेरी स्मॉल। तो सोचो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू होगी, फंक्शंस की जो वैल्यू होगी, ये देखो a में से जो जिस भी पॉइंट पे हो इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब ध्यान से अगर देखा जाए तो ये a माइनस ही है। देखो ए के जस्ट पहले, क्योंकि ए में से कुछ h टेंस टू 0 तो कुछ स्मॉल वैल्यू आप माइनस कर दे रहे हो, तो जो ए पे जो वैल्यू थी उससे पहले की वैल्यू इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। और ए प्लस जब आप लिखते हो तो ए प्लस एच कर रहे हो, जिस फंक्शन की वैल्यू उसके जस्ट बाद की वैल्यू h टेंस टू 0, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, दिस वैल्यू इज द वेरी स्मॉल। तो बात दोनों सेम है। तो सर ये कैसे समझ आएगा सर कि h कब यूज करना और कब नहीं यूज करना? करो h आप यूज, लेकिन जब आपको कोई फंक्शन के बारे में पता है, लाइक cos x, मेरे को sin x पता है, cos x पता है, तो फिर मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, h की जरूरत नहीं है मेरे को। अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसको आप जानते ही नहीं, 1/x है, अब सब लोग तो नहीं जानते कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है 1/x, 1/x सपोज करो आपके पास है और आप नहीं जानते, या फिर sin 1/x है, फिर तो नहीं जानते आप, बहुत सारी चीजें थोड़ी जानते हो जिंदगी में, लाखों टाइप के फंक्शन होते, तब फिर आप आराम से ऐसा लिखते हो मैथमेटिकली कि यार मैं ऐसा लिखूंगा, इसका मतलब है कि आराम से मैं फंक्शन के बारे में जानता नहीं हूं, चेक कर लूंगा इससे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में। तो मैं ये सब बताया हूं और इसमें कुछ भी नहीं, आपको डाउट नहीं आना चाहिए कि यार h कहां चला गया, h तो बहुत यूज हो रहा था। जब आपको पता है किसी फंक्शंस के बारे में तो सीधे एंट्री मार दो यार, क्योंकि हो वही रहा है, सीधे एंट्री मार दो। और नहीं पता है तो फिर आप ऐसा लिखो और फिर चेक करो। अच्छा, और चेक भी आपको इसलिए करना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर सही ऑप्शन में नहीं होता तो भाई क्यों चेक करोगे एग्जाम में? हम थोड़ी परेशान करेंगे अपने आप को कि जबरदस्ती चेक कर रहे हैं। कोई चेक करवाना चाहता तब चेक करेंगे, अदरवाइज चेक नहीं करेंगे। ओके, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, 2007 आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन था, और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिख दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा हो गया। तो कई लोग गलती से डी ऑप्शन लगा सकते, क्योंकि जैसे ही ऑप्शन दिखता है लोग एकदम सोचते हैं कि मेरे को बहुत आता है, बट ऐसा भी ना हो कि ज्यादा पता होने से आप मिस्टेक कर दे रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो मैं साइन और कोसाइन के बारे में बात किया, कॉस एक्स के बारे में, साइन एक्स के बारे में बात किया। इसलिए ना जब आप कैलकुलस पढ़ते हो तो फंक्शन में कमांड होना चाहिए, फंक्शन बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं पहले फंक्शन पढ़ाया आपको, नहीं तो कैलकुलस का मजा नहीं है। सिर्फ लिमिट के फॉर्मूले जान के, एल हॉस्पिटल रूल जान के क्या कर लोगे जब आपको आइडिया ही नहीं है फंक्शन का, इसलिए फंक्शन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। और जितना मैं बोल रहा हूं बस उसको सुनना है, देखना है और अप्लाई करना है। अब जैसे 1993 आईआईटी बॉम्बे, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 50 है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन, 1993 सोच रहे हो आपके पास आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन। अच्छा, x टेंड्स टू 0 है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जब मैं x टेंड्स टू 0 बोल रहा हूं तो मेरे को दिख रहा होगा कि सर 0 पुट करूंगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और cos 0 पुट करूंगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 0। देखो ना, ये पूरा 0 हुआ, और cos 0 1, 1 माइनस 1 0, तो 0 प्लस 0 0 हो गया। और यहाँ पे x 0 पुट किया तो सर ये तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो अगर मैं ध्यान से बोलूं तो पहला ही 0/0 फॉर्म आ गया, नहीं आ गया? जैसे ही मैं x टेंड्स टू 0 पुट किया, अच्छा फर्स्ट क्यों लिखा, पहली बार x टेंड्स टू 0 जब मैं पुट किया तो 0/0 फॉर्म आ गया। अच्छा, अब 0/0 फॉर्म अगर आ ही गया तो ठीक है, अब 0/0 फॉर्म अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएट कर लेंगे। क्या डिफरेंशिएट कर लोगे सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर लेंगे। क्या हुआ, x है, e रेस पावर x का e रेस पावर x हो जाएगा, -1 का 0, तो x e रेस पावर x हो जाएगा। फिर e रेस पावर x माइनस 1, ये एक फंक्शन हुआ और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसलिए दिख नहीं रहा है। ठीक है, 2 cos x का सर -2 sin x, बस इतना, और -2 का वो -2 का 0, इतना हो गया डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर का 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस cos x हो गया, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 माइनस cos x, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया सर 1 सर। फिर प्लस x के साथ माइनस cos 1 का 0 और माइनस cos x का sin x, तो x sin x आ गया, x sin x आ गया। ये मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा चुका हूं, एल हॉस्पिटल रूल, तो क्लियर रहना चाहिए कि अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल्स।
ठीक है, ओके, ये आप अप्लाई कर दिए। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है एक बार फिर से x जीरो पुट करो, तो ये तो जीरो हो गया, ये कितना हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये 3 जीरो हो गए, एक जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, जीरो जीरो जीरो, सब जीरो जीरो, ऊपर पूरा जीरो हो गया, नीचे से कॉस जीरो 1, 1 माइनस 1 जीरो, ये पूरा जीरो हुआ, 1 माइनस जीरो, 1 माइनस 1 एक्चुअली, तो ये जीरो, और x साइन x में x जीरो पुट करोगे फिर से जीरो बाय जीरो फॉर्म। इसका मतलब है सेकेंड टाइम जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रहा है, सेकेंड मतलब सेकेंड टाइम जीरो बाय जीरो फॉर्म। ओके, अगर सेकेंड टाइम जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रहा है तो फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर लेते यार। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, जब तक आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, जब तक कि उसका रिजल्ट आपके पास चल रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि ठीक है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, एक बार और डिफरेंशिएट करते, x ई रेस पावर x को x ई रेस पावर x आ गया, ई रेस पावर x का, और ई रेस पावर x रख लो, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ई रेस पावर x आ गया, ये हुआ बाई पार्ट डिफरेंशिएशन। फिर इसका सर ई रेस पावर x आ गया, 1 का जीरो सर, और 2 साइन x का cos x, तो माइनस 2 cos x, माइनस 2 साइन x का इतना आ गया। फिर सर 1 का जीरो माइनस cos x का साइन x सर, माइनस cos x का साइन x, फिर साइन x बचा और x का 1 आ गया, तो साइन x बचा, फिर x के साथ साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो x cos x हो गया। अब ध्यान से देखो, जब x जीरो पुट करूंगा तो ये जीरो, ये आपके पास 1, ये 1, ये 2 आ रहा है, 0 1 1, तो टोटल 2 हो गया, और ये -2, तो 0 1 1 और -2 पूरा जीरो हो गया, नीचे 0 0 और ये जीरो, फिर से जीरो बाय जीरो फॉर्म। तो थर्ड टाइम जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब है थर्ड टाइम जीरो बाय जीरो फॉर्म आया, थर्ड टाइम जीरो बाय जीरो फॉर्म। तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल, थर्ड टाइम आपके पास एल हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, फिर से एक बार डिफरेंशिएशन, x ई रेस पावर x का सर x ई रेस पावर x, और फिर ई रेस पावर x आ गया, x का 1, ठीक है, फिर ई रेस पावर x का, ई रेस पावर x का ई रेस पावर x आता है, फिर ई रेस पावर x का ई रेस पावर x आता है, फिर -2 cos x का सर +2 sin x, +2 sin x, ठीक है। ये नीचे क्या बचा सर, sin x का cos x, पहला भी cos x, फिर दूसरा भी cos x, फिर क्या बचा सर x cos x का cos x और x का 1, और फिर cos x का माइनस साइन x, तो माइनस x साइन x। अब जीरो पुट करो तो ये पहला वाला पूरा जीरो हो गया, ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा जीरो हो गया, ये कितना हो गया सर 1, ये 1 आ रहा है, x जीरो पुट करो ये 1 आ रहा है, ये जीरो पुट करो 1 आ रहा है, ये जीरो हो गया सर। ओके, तो 3 आ गया ऊपर, तो सर ऊपर तो 3 बच गया, बिल्कुल सही है। नीचे सर ये 1 आ गया, हाँ ये कितना आ गया 1 आ गया, ये कितना आ गया 1 आ गया, और ये जीरो हो गया, तो नीचे भी सर 3 आ रहा है सर, तो 3/3, आंसर इज 1। तो ऑप्शन में जब देखोगे तो 1 दिख रहा होगा, ये देखो 1 दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि कितने बार आपके पास जीरो बाय जीरो फॉर्म आए, 3 बार जीरो बाय जीरो फॉर्म आए, 3 बार आप एल हॉस्पिटल रूल लगाए और सॉल्व हो गया। जब आप प्रैक्टिस में रहते हो तो सॉल्व हो जाता है, तो सर डरने की बात नहीं है, जिसमें आराम से सॉल्व किया कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वो चाहते हैं कि 3 बार सॉल्व करते रहो, तो ठीक है, इट्स ओके, क्या इशू है, ऐसा थोड़ी कि सॉल्व नहीं होगा, डिफरेंशिएशन बार बार करने से थोड़ी डर लग जाएगा हमको। आंसर इज 1, भले चाहे 1993 का क्वेश्चन है, ले लिया। ऐसे क्वेश्चन गेट में देखने को मिलेंगे, आज भी मिलेंगे देखने को, 2025 2026 ऐसे सब क्वेश्चन मिलते जाएंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है आपको। ये 2007 आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखा जाए तो बोला है कि x टेंड्स टू जीरो ई रेस पावर x माइनस 1 प्लस x स्क्वायर और x क्यूब है। अगर मैं बोल दूं कि यार x टेंड्स टू जीरो पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ई रेस पावर जीरो कितना होगा 1, माइनस x टेंड्स टू जीरो कर दोगे कितना हो जाएगा -1, फिर ये कितना हो गया 0, फिर ब्रैकेट ओपन किए तो -0 डिवाइड बाई x क्यूब है तो 0, तो ओवरऑल 0/0 फॉर्म आ रहा है। देखो जरा ध्यान से, 0/0 फॉर्म, ये पहली बार आया, जैसे x टेंड्स टू जीरो पुट किया तो 0/0 फॉर्म आ गया, ठीक है, इज द फर्स्ट टाइम 0/0 फॉर्म। जब मैं फर्स्ट टाइम 0/0 फॉर्म बोल रहा हूं तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, एक बार डिफरेंशिएट कर लो, ई रेस पावर x का कितना होगा सर, ई रेस पावर x, -1 का कितना हो गया 0, माइनस x का कितना हो गया -1, माइनस x स्क्वायर बाय 2 का कितना हो गया -2x, 2 से 2 कैंसिल आउट तो -x बचा। ओके, x क्यूब का कितना हो गया 3x स्क्वायर सर, ये देखो x टेंड्स टू जीरो पुट करो 1 आ गया, ये 0 गया, और ये 1 1 - 1 0 डिवाइड बाय 0, फिर से 0/0 फॉर्म आ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग, फिर से 0/0 फॉर्म आ गया। अच्छा, इस बार आपके पास दूसरी बार आया ये 0/0 फॉर्म, ये दूसरी बार आया 0/0 फॉर्म। अब आपको अगर ध्यान से देखना है कि ठीक है सर, तो 0/0 दूसरी बार आ गया, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक बार और अगर मैं बोल दूं कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दूं, क्या था आपके पास सर, ई रेस पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ई रेस पावर x हो जाएगा, फिर -1 का कितना होगा सर, -1 का तो 0 हो गया, और x का 1, तो सर ये आ गया डिवाइड बाई सर 6x आ गया, 6x,
एक्स टेंस टू 0 पुट करो सर, ई रेस पर 0 1, 1 माइनस 1 0, फिर से सर 0/0 फॉर्म आ गया। ये थर्ड टाइम आया 0/0 फॉर्म, ये थर्ड टाइम आया 0/0 फॉर्म, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि ठीक है, फिर से अपन एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक्स टेंस टू 0, ई रेस पर एक्स का ई रेस पर एक्स हुआ, और 6x का कितना हुआ 6। अब एक्स टेंस टू 0 पुट करो, तो ई रेस पर 0 डिवाइड बाई 6, ई रेस पर 0 मतलब 1, 1/6 आंसर आ रहा होगा, इस आंसर 1/6। 3 बार फिर से लगा, ये 3 बार 1/6 आ रहा होगा, ठीक है। आंसर बी बॉम्बे, देखो बी बॉम्बे आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिंपली सॉल्व नहीं होगा, 2007 का हो, 93 का हो, 2024 का हो, कोई इशू नहीं है, वी कैन सॉल्व इजीली, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन लिया मैं, ये हो गया 1999 का क्वेश्चन, आईडी बॉम्बे का क्वेश्चन 1/10 था। थोड़ा सा देखने में डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ई रेस पर माइनस j5x है। अगर मैं बोलूँ कि ई रेस पर माइनस j5x है, अगर मैं टेंस पुट कर लूँ तो कितना आपके पास रिजल्ट आ जाएगा सर, 1/10 तो बाहर आ गया, और ई रेस पर जैसे मैं एक्स टेंस टू 0 पुट किया तो 1 माइनस ई रेस पर माइनस j0 आ गया, और 1 माइनस ई रेस पर माइनस j0 आ गया। देखो ध्यान से, अच्छा 1/10 बाहर था, ई रेस पर माइनस j0 कितना होता है 1 होता है, तो 1 माइनस 1, और ये भी 1 हो गया तो 1 माइनस 1, ये तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, इधर 0/0 फॉर्म, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लो भाई, 0/0 फॉर्म अगर आ रहा है तो। अच्छा 0/0 फॉर्म अगर आपके पास हम सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये अब 1/10 आपके पास है तो 1/10 आपके पास रहने दो, कोई इशू नहीं है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो 1 का तो 0 हो गया, माइनस और बाहर माइनस j5 आया तो प्लस हो गया, तो प्लस j5 आ गया, और ई रेस पर माइनस j5x, ठीक है, इतना आ गया, डिवाइड बाई ये 1 का 0 हो गया, और ये माइनस j बाहर आ गया तो प्लस j हो गया, तो प्लस j ई रेस पर माइनस jx, इतना आ गया। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो क्या है, 1/10 है, j5 और j है तो j कैंसिल आउट, 5 बाहर आ गया, 5/10 0.5 बाहर बचा, 0.5 बाहर बच गया, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो गया। कैसे 0.5 सर, j5 डिवाइड बाई j कैंसिल आउट, 5/10 तो 0.5। अब लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऊपर कितना बचा सर, ई रेस पावर माइनस j5x डिवाइड बाई ई रेस पावर माइनस jx। अब एक्स टेंस टू 0 पुट करो तो 0.5 1/2 तो था ही, और ई रेस पावर माइनस 0 आ गया, j0 डिवाइड बाई ई रेस पावर माइनस j0 तो 1 होता है, तो 1/2, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो आंसर इज 1/2, आंसर इज 1/2 0.5। ये देखो सी आंसर, कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी इशू नहीं है, इजीली सॉल्व हो गया। बस आपको लिखते आना चाहिए। अगर कोई ऐसा फंक्शन दिया आपके पास तो एक ही बात है कि ये बाहर सामने जा सकता है, ये जो वैल्यू आपके पास है सामने जा सकता है, और लिमिट को आप आगे कर दो क्योंकि तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसमें कोई इशू नहीं है आपके पास, और फिर आप इसमें अप्लाई कर लिए 1 माइनस ई रेस पर माइनस j5x डिवाइड बाई वही मैं अभी जो सॉल्व किया, ई रेस पर माइनस jx, ये तो इससे कोई इशू नहीं है कि मैं जब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी। तो d/dx जब मैं बोलता हूँ कि ई रेस पर माइनस j5x कितना होगा, तो ये माइनस j5 बाहर चला गया, और ई रेस पर माइनस j5x डिफरेंशिएशन। वैसे ही नीचे का भी जब डिफरेंशिएशन आप कर रहे थे एल हॉस्पिटल रूल में, ई रेस पर माइनस jx तो माइनस j बाहर चला गया था, और ई रेस पर माइनस jx आ गया था। तो बेसिक कंसेप्ट इतना आइडिया आपको होना चाहिए, मेरे को नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट होगा, ठीक है। ये था आपके पास 2014 का क्वेश्चन आईडी खड़गपुर का, a टेंस टू 0। जैसे मैं a टेंस टू 0 बोला और x रेस पर a है, तो अच्छा इसको गुड क्वेश्चन में इसलिए बोलूंगा क्योंकि कई बार एक स्टूडेंट डर जाता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट डर जाता है कि अरे यार x रेस पर a आ गया, मैं क्या करूं। अच्छा करना कुछ नहीं है कि x रेस पर a आ गया, अगर मैं पुट कर दूं तो a की जगह 0, तो x रेस पर 0 माइनस 1/0, तो x रेस पर 0 कितना आ गया, x रेस पर 0 आपके पास कितना आ गया 1, तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 0, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। अच्छा 0/0 फॉर्म आया, लेकिन ध्यान रखा जाए कि a टेंस टू 0 पुट किए थे आप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मेरे को इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, लिमिट a टेंस टू 0, पता न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करोगे d ऑफ dx नहीं होगा, d ऑफ dA, x रेस पर a माइनस 1, नीचे d/dA और a का डिफरेंशिएशन, ये होता है आपके पास। यस सर सही बात है। अच्छा थोड़ी देर पहले मैं देख भी रहा था कि हम इस टाइप के फंक्शन को ले रहे थे 5 6 7 करके, जो मैं बोल रहा था, अगर आपको याद होगा कि सर ये कितना होता था d/dx a रेस पर x, ये होता था a रेस पर x, ये
और ये हम लिखते थे आपके पास log a या a रेस पावर x ln a। ये इसमें देखो, ध्यान से देखो, आपके पास ये वी नो दैट है। अच्छा, अभी आपके पास जो है वो ये a और x चेंज हो गए, तो d बाई डी ए एक्स रेस पावर a कितना होगा। अच्छा, a और x चेंज हो गए, a और x इंटरचेंज है, तो पता क्या होगा, x रेस पावर a होगा, हाँ, और log x होगा। ये ln x भी लिख सकते हो आप, दिस इज ln x, एक ही बात है। देखो ये हो गया। अच्छा, ऐसी चीजें कई बार लिखते नहीं बनती है, इसलिए व्यक्ति परेशान रहता है कि मैं क्या करूं। अच्छा, डी बाई डी ए का कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। डी बाई डी ए को डिफरेंशिएट जब करोगे तो सिंपली 1 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि ए और एक्स इंटरचेंज है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो मेरे को क्या दिखा, मेरे को दिखा इक्वल टू में, जब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं लिमिट a टेंड्स टू 0, पता आपके पास ऊपर का कितना आ गया, ऊपर का आ गया x रेस पावर a और log x, ln x भी लिख सकता हूं, और नीचे कितना आ गया, 1 आ गया। अब a टेंड्स टू 0 पुट कर दो, a टेंड्स टू 0 पुट किया तो x रेस पावर 0 log x आ गया। अब x टेंड्स टू x रेस पावर 0 1 होता तो log x बचा, बस log x। और आपको अगर ln x लिखना है तो बिल्कुल यार, मैथ्स में log x और ln x सेम होता है, कैलकुलेटर में अलग होता है। मैथ्स में log x मतलब बाय डिफॉल्ट बेस e है। जैसे इसमें ऑप्शन में लिखा था जैसे x log x है, तो मैं बोलूंगा कि ये आंसर करेक्ट है, और सही भी है, ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि ये जो log x है ln x ही है। दिस द आंसर इज करेक्ट, दिस log x इज ln x। तो आप मैथ्स में डाउटफुल ना रहे कि सर log x लिखा था ln x कैसे लिख दिया। अरे भैया, बाय डिफॉल्ट जो बेस होगा वो e होगा, द log नेचुरल इज ln x, बहुत एक ही बात है दोनों। तो log x इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन चेंज होता और अगर ये x टेंस टू अगर ये होता आपके पास, तो log ए आंसर आ जाता। मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर ये क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन लिखूं यहाँ पे, कि अगर ये न्यू क्वेश्चन बना देता हूं मैं आपके लिए कि सर न्यू क्वेश्चन अगर ऐसा होता, कैसा होता न्यू क्वेश्चन, ये लो लिमिट, ध्यान देना, x टेंस टू 0, नया क्वेश्चन बना दिया मैं आपके लिए, a रेस पावर x, हाँ, -1 अपॉन x। ये देखो, तो देखो 0 बाय 0 फॉर्म आया। अब इसको आप डिफरेंशिएट करते तो क्या होता, 0 बाय 0 फॉर्म आ चुका है, इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या होता, सर a रेस पावर x आता और log a आता, ln a भी लिख सकता हूँ log a, और नीचे का 1। अब पुट करो x टेंस टू 0, तो a रेस पावर 0 1, a रेस पावर 0, a रेस पावर 0 1, और ये log a, तो आंसर कितना होता, log a, ये आंसर होता, या ln a। देखो नया क्वेश्चन, नया आंसर, दिस इज अ न्यू क्वेश्चन। देखो ये चेंज कर दिया मैं क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि रूटीन लाइफ के पार्ट नहीं होते, जल्दी से हम घबरा जाते हैं, एक्स रेस पावर ए है कि ए रेस पावर एक्स है। घबराना नहीं है, अपने को घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन होता तो आंसर लॉग नेचुरली होता। अच्छा, मैं ऑप्शन फ्रेम करता तो जरूर ये लॉग एक्स है ना, एक ऑप्शन लॉग ए भी लिख देता, मैं एक ऑप्शन में लॉग ए भी लिख देता, जिससे कि किसी को परेशान होना तो हो जाए, वो लॉग ए भी लिख देता, एक ऑप्शन में दे देता मैं, मेरे को पता परेशान हो सकता था कोई भी। तो इज गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, टफ नहीं है, तरीका जो है। अब गेट 2016 आपके पास आईआईसी बेंगलुरु का क्वेश्चन नंबर 54, ये क्या आपके पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, दो लिमिट अगर आपके पास कभी गिवन हो तो बड़े अच्छे से ध्यान से देखिएगा, और ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आए नहीं है। मतलब अगर मैं पिछले इतने सालों की बात करूं, जब से गेट का पेपर में मैथ्स ऐड हुआ है, जब से आपका पेपर चल रहा है, तब से ऐसे वाले क्वेश्चन देखने को मिलते नहीं है। अच्छा, इस कारण थोड़ा सा व्यक्ति सोच सकता है कि यार मैं क्या करूं, मेरे को तो एक ही आता है। कुछ भी नहीं, अगर ऐसा कोई दिया है और एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो मेरे पास थॉट क्या क्या हो सकता है। पहला थॉट ये हो सकता है मेरे पास कि थॉट में ले लूं कि सर थॉट ले लेता हूं, सर मैं थॉट, पहला थॉट में ले लेता हूं कि ऐसे अगर कोई भी चीज है तो y और x आपके पास आप बना लो, मतलब जैसे y इक्वल टू आप kx लिख लो। ऐसा होने से क्या होगा, जब y इक्वल टू kx लिख रहे हो तो y टेंड्स टू 0 जब लिखोगे तो वो x टेंड्स टू 0 ही होगा। इसका मतलब सिंगल लिमिट में कन्वर्ट हो गया। x टेंड्स टू 0 तो था, y टेंड्स टू 0 में भी x टेंड्स टू 0 आएगा, तो एक ही लिमिट में कन्वर्ट हो गया, y टेंड्स टू 0। अच्छा, y इक्वल टू kx लिखे हो तो ऊपर क्या हो गया, सर x पहले से y इक्वल टू kx, तो kx स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सही है। फिर नीचे कितना हो गया, एक्स स्क्वायर था, वाई स्क्वायर क्या होगा सर, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो जाए, एक्स स्क्वायर पूरे में से कैंसिल आउट हो गया, पता क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अच्छा, फिर क्या बचा सर, के अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, के अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, ये बचा।
अच्छा, अब आपको क्लियर है कि अगर मैं y टेंस टू अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये तो लिमिट चेंज होती जाएगी आपके पास, मतलब k की वैल्यू चेंज हो सकती है आपके पास, y की वैल्यू अगर मैं चेंज कर रहा हूं y टेंस टू 0 है, इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है आपके पास x टेंस टू 0 और k अपान 1 प्लस k स्क्वायर कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। ये तो y इक्वल टू kx लिखा कि y टेंस टू 0 था, तो मैं y इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया कि y इक्वल टू kx लिखता हूं, तो एक लिमिट में आपके पास ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, आप ये नहीं सोचना कि सर लिमिट x टेंस टू 0 10, सर बताओ सर आंसर कितना होगा? एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू 10 है और x टेंस टू 0, आंसर विल बी 10। बिल्कुल सही है, आंसर विल बी 10। बट यहां पे ये k अपान 1 प्लस k स्क्वायर आप सोचोगे तो दिख नहीं रहा सर, एक्चुअली k कांस्टेंट थोड़ी है, y इक्वल टू kx लिखा ना, मैं y इक्वल टू kx लिखा, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग k की वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि एक फिक्स वैल्यू नहीं है, वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। अगर वो कांस्टेंट वैल्यू होता आपके पास तो फिर वो आंसर आ जाता। अच्छा, उसका तरीका और एक और हो सकता है आपके पास, ऐसी चीजें जल्दी से क्लिक नहीं करती, इसलिए भी क्लिक नहीं करती क्योंकि हम नहीं देखते ऐसी चीजें। आप कैलकुलस जब पूरा पढ़ा दोगे तो एक चीज आप एक और चीज सीखोगे कि जब मैं रेक्टेंगुलर टू पोलर फॉर्म बोलता हूं, मतलब अभी तुम्हें पढ़ाया नहीं हूं, रेक्ट टू पोलर पढ़ाऊंगा मैं, जब पूरा कैलकुलस खत्म हो जाएगा तब आप एकदम कमांड में आ जाओगे, बेहतरीन। चाहे मैं इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ाऊंगा, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाता हूं मैं आराम से पढ़ाता हूं, अच्छा ही पढ़ाता हूं, ठीक है? तो डोंट वरी, बस इंपॉर्टेंट है कि मैं पढ़ाऊं पूरा और पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? रेक्टेंगुलर टू पोलर, इसमें क्या होता है अभी मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मैं प्रूफ बाद में जब पढ़ाऊंगा तब करूंगा। x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, ये आपके पास होती है इक्वेशंस रेक्टेंगुलर टू पोलर में। कहां से आया वो बात नहीं कर रहा हूं, किसी को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मान लो ऐसा होता है। पता है इसमें अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। बिल्कुल सही। पता है ओवरऑल कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का रिजल्ट कितना होता है? 1 होता है सर, तो आर स्क्वायर आ गया। पता है आपके पास आर स्क्वायर आ गया। अगर एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0, पता है लिमिट आर टेंस टू 0 हो गया, लिमिट आर टेंस टू 0। पता है एक्स वाई क्या हो गया? एक्स वाई हो गया सर आर स्क्वायर, हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा, बिल्कुल सही। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया सर? आर स्क्वायर हो गया। सर आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल, लिमिट आर टेंस टू 0 और आर कैंसिल आउट हो गया। पता क्या बचा? सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा बचा। इसका मतलब है सर अब ये कोई कांस्टेंट नहीं है क्योंकि थीटा इज वेरिएबल, थीटा वेरिएबल होता है, थीटा इज नॉट कांस्टेंट। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा में और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा में आपके पास वो वेरिएबल है, ठीक है? थीटा की वैल्यू आपके पास वेरिएबल, एंटी क्लॉकवाइज आपके पास जब हम लिखते हैं प्रोजेक्शन, जब हम करते हैं रेक्टेंगुलर टू पोलर में। अभी आपको हो सकता है किसी को पता हो किसी को ना पता हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं जब मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ा रहा था तो मैं ये वाला कंसेप्ट यूज भी किया था, अगर आपको याद होगा तो, दिस कंसेप्ट लीनियर अलजेब्रा में। तो थीटा जो होगा वो थीटा इज द वेरिएबल, और थीटा इज द वेरिएबल और आर टेंस टू 0, और आपके पास जो लिमिट है आपके पास ये आर टेंस टू 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा और थीटा इज द वेरिएबल। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एक्चुअली, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज दिस वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज द वेरिएबल, ये वेरी कर रहा है आपके पास। दिस वैल्यू इज द वेरिएबल साइन थीटा कॉस थीटा, दिस वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है? तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमको जस्ट क्लियर रहेगी, इसलिए मैं पहला तरीका यूज किया कि यार y को इन टर्म्स ऑफ x लिख दूं, तो y इक्वल टू kx लिख दिया। जब y इक्वल टू kx लिखा तो आपको दिखा कि यार x टेंस टू 0 तो था, एक ही लिमिट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन x का कोई फंक्शन ही नहीं बचा, k अपान 1 प्लस k स्क्वायर बच गया, k अपान 1 प्लस k स्क्वायर बन गया। और k अपान 1 प्लस k स्क्वायर अगर हो गया आपके पास तो y इक्वल टू kx है आपके पास, x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, तो k की वैल्यू y बाई x है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो k क्या है सर? k है सर y बाई x। हाँ, ये अब जब मैं बोल रहा हूं कि k की तो अलग अलग वैल्यू कैसे पॉसिबल है? जब x टेंस टू 0 होती है तो आपको पता है कि y की स्मॉल वैल्यू, अब ये आपको पता है कि ये जब x टेंस टू 0 होता है तो ये हो सकता है कि y बाई x है, तो ऐसा हो सकता है कि ये राइट लिमिट हो y की और x की भी राइट लिमिट हो। k की वैल्यू ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की लेफ्ट लिमिट हो, y की भी और x की भी। x टेंस टू 0 है ना आपके पास, x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, ऐसा हो सकता है कि k की वैल्यू y का राइट हो और x का लेफ्ट हो। ये ऐसा हो सकता है कि y का लेफ्ट हो और x का राइट हो। क्या मतलब है सर इस सब चीज का? अरे टेंस टू 0 है ना, आप अगर लिमिट में से पूरा पढ़ रहे हो तो अभी आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। 0 का राइट साइड आपके पास जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू और 0 के लेफ्ट वाली वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, याद रखिएगा। इसलिए k इज नॉट कांस्टेंट, k इज द वेरिएबल, क्योंकि टेंस टू 0 है और उसके बाद बहुत सारी वैल्यू है। x टेंस टू 0 का मतलब होता है 0 से थोड़ा बड़ा राइट, 0 से थोड़ा छोटा लेफ्ट, क्लियर? हाँ, तो इसका मतलब k इज द वेरिएबल, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
दिस क्वेश्चन इज गुड, बट ठीक है, ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता नहीं है अपने आप में। ये एक न्यू क्वेश्चन था, 2016 आईसी बेंगलोर का क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में कभी एक आदि कोई क्वेश्चन आ गया, आप डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हो, इतने सारे टेक्निकल सब्जेक्ट, तो किसी भी सब्जेक्ट में मैथ्स की बात नहीं कर रहा, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ ऐसी बातें हो गई जो आपके उस दिन आपको लगा कि यार ये बातें तो मेरे को क्लिक नहीं कर रही, इट्स ओके, क्या इशू है, नहीं बनेगा क्वेश्चन। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कौन 65 पूरा क्वेश्चन बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरऑल आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इस क्वेश्चन का आंसर सेम चीज, थीटा इज द वेरिएबल। अब ये 2021 आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन है, ये क्या लिखा है, कंसिडर द लिमिट x टेंड्स टू 1 1/ln x log नेचुरल अपॉन माइनस 1/x - 1 द लिमिट करेक्ट अप टू द 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, जब मैं बोलता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 1/ln x माइनस 1/x - 1, ये ऐसे था आपके पास। अब सोचो कि अगर मैं पुट कर दूं और न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट का तो कंसेप्ट ही नहीं हो सकता, तो क्या होगा सर, x = 1 पुट कर दिया तो कितना हो गया सर, 1 सर log नेचुरल 1 माइनस 1/1 - 1। ध्यान देखो, log नेचुरल 1 कितना होता है सर, 0 सर, तो 1/0 माइनस 1 - 1 0 सर, तो 1/0। पता ध्यान से क्या आया सर, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आया। अच्छा हाँ, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आया। और पता है ये क्या होता है सर, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। बिल्कुल सही, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। ये देखो, याद होगा आपको, मैं 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म बता चुका हूं, इसमें से इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है। आपको लगेगा सर आंसर क्या दो, मैं तो सब एग्जांपल भी लेके बताया कि ये बड़ा इनफाइनाइट हो गया, छोटा इनफाइनाइट हो गया, दोनों बराबर हो गया, आंसर में भी 0, आंसर पॉजिटिव, आंसर में भी नेगेटिव, बहुत सारी बातें की हो अगर आपको याद होगा तो फिर सर मैं बोलता हूं कि जब भी ऐसी बातें हो, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। कैसे सिंप्लीफाई कर ले सर, अच्छा सिंप्लीफाई आप ऐसे कर सकते हो, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म था, इज वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जल्दी से बनते नहीं, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, क्योंकि एक नॉर्मल स्टूडेंट ऐसे जल्दी से सॉल्व करता नहीं ऐसे क्वेश्चन को, उसको लगता है मैं क्या करूं, ठीक है, इट्स ओके। तो ये आपके पास हो गया। मैं बोल रहा हूं कि क्या करो बताए, आप एलसीएम ले लो, x - 1 और ln x का एलसीएम ले लो। तो ln x गया तो x - 1 बचा, हाँ, और माइनस x - 1 गया तो ln x बचा। ये देखो एलसीएम ले लिया, दिस वन। अब x टेंड्स टू 1 पुट करो तो कितना हो जाएगा सर, x टेंड्स टू 1 पुट करूंगा तो सर 1 - 1 0 और ln 1 तो 0 - 0 तो 0 ही होता है, स्मॉल वैल्यू का डिफरेंस भी 0 होता है। और x - 1 कर दिया आपके पास तो 1 - 0, ये 0 आपके पास आ गया। तो सर ये 0/0 फॉर्म हो गया। 0 - 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है, मतलब ऐसा भी ना हो कि आप सोचे कि सर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट सर क्वेश्चन मार्क है, तो सर 0 - 0 भी क्वेश्चन मार्क लिख लूं क्या। तो भैया ये तो सही है आपका, बट ये गलत है, क्योंकि इसका आंसर 0 ही होगा आपके पास। ऐसे लिख दोगे आपके तो क्राइम हो जाएगा, मतलब फिर तो आपको कुछ भी नहीं पता मैथ्स, फिर तो मैथ्स ही नहीं आता आपको, आप फिर कुछ भी कुछ सोच रहे हो। फिर तो कल आप बोलोगे कि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट भी सर क्वेश्चन मार्क लिख लूं क्या, तो अगेन गलत, क्योंकि करेक्ट आंसर इज द इनफाइनाइट। तो आपको पता हो कि क्या पता होता है और क्या नहीं पता होता है, ऐसा भी ना हो कि क्या नहीं पता और क्या पता है। ठीक है सर, 0/0 फॉर्म आ गया तो फिर क्या करें, तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। 0/0 फॉर्म अगर आपके पास है ही अवेलेबल, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 है, हाँ, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 का कितना हो गया 0, ln x का कितना हो गया 1/x। ठीक है, फिर सर x - 1 और ln x का 1/x, फिर क्या बचा सर, ln x बचा और x का 1 हो गया सर, तो ln x बचा। ये देखो ध्यान से, दिख रहा है ना आपके पास, ओके। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर ये आप देख रहे होंगे, इतना दिखा हमको, ठीक है सर, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो x - 1 आ गया आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 1, और एलसीएम ले लूंगा तो ये आ जाएगा 1 - x ऊपर, मतलब x - 1 ये आ गया, x कैंसिल आउट, x - 1 आ गया यहाँ पे, और ये कितना आ गया सर x ln x। ये देखो जरा ध्यान से, ये अब x टेंड्स टू 1 पुट करो, कितना आ रहा है, x टेंड्स टू 1 पुट करो, पहला तो 0 फॉर्म आ गया था, x टेंड्स टू 1 करो सर 0, नीचे सर ln 1 भी 0 होता है, और ये 1 - 1 0 सर 0/0 फॉर्म, बिल्कुल सही, इधर 0/0 फॉर्म, सेकेंड टाइम 0/0 फॉर्म। ये पहले बार आया था, द सेकेंड फॉर्म, ये फर्स्ट टाइम था। अच्छा, सेकेंड टाइम अगर आपके पास आ गया तो फिर तो मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है सर, अपन तो फिर फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ये था हमारे पास लिमिट
x टेंस टू 1 और क्या था फंक्शन मेरे पास सर x माइनस 1 था, हाँ, और क्या था नीचे सर x माइनस 1, हाँ, फिर सर x ln x ऐसे ही था, हाँ यही था। देखो जरा ध्यान से, यस सर 0/0 फॉर्म था सर, डिफरेंशिएट कर लेते सर, बिल्कुल सही है। क्या हुआ सर x माइनस 1 ऊपर 1 बच गया सर, x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन x का 1, ये 1 है और 1 का 0, ठीक है, इसका 1 1 का 0, ठीक है, x ln x का x और ln x का 1/x, फिर ln x लिख लो और x का 1 हो गया, ठीक है। ध्यान देखा जाए तो क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर बचा 1, ठीक है, नीचे क्या बचा 1 और ये 1 2 आ गया, 2 प्लस ln x आ गया सर, और x टेंस टू 1 पुट कर लो तो आंसर फाइनली आ गया 1/2 प्लस ln 1 0 होता है तो 1/2 प्लस 0, आंसर विल बी 1/2। 1/2 इज द करेक्ट आंसर, न्यूमेरिकल आंसर टाइप था बट 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ये द 1/2, इस क्वेश्चन का आंसर 1/2, ये देखो 1/2 पुट करना था आपको, गेट 2021 का। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी से क्लिक नहीं होता है, हम ln x को देख के थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं। आपको क्लियर रहना चाहिए कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है, मैं आराम से एलसीएम ले सकता था क्योंकि फंक्शन जिस तरीके से लिखा था आराम से आप एलसीएम लेते, फिर आप एल हॉस्पिटल रूल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते, लगभग आपको 2 बार एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ा, सॉल्व हो गया 1/2। डिफरेंशिएशन से डरना नहीं है, बस इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये 2017 आईआईटी रुड़की का क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z लिमिट z टेंस टू i है, ठीक है भाई। अब बोल रहे हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। अब आपको ये पता है कि इसमें कंसेप्ट क्या है, अगर मैं बोलूँ कि कंसेप्ट क्या है तो कंसेप्ट आपको पता रहना चाहिए। क्या, जब आप आयोटा के बारे में बात कर रहे हो तो आई का स्क्वायर कितना होता है सर -1 होता है, तो आई क्यूब कितना होगा सर, आई स्क्वायर -1 है तो -i होगा, बिल्कुल सही है। आई की पावर 4 कितना होगा सर, -1 × -1 1 होगा सर, बिल्कुल। आई की पावर 5 कितना होगा सर, आई की पावर 4 1 है तो ये आई होगा। ये बहुत बेसिक सी बात है जो बचपन में हम पढ़ते थे, बट फिर भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इतनी बातें आपको पता हो। जब आप बोल रहे हो कि ठीक है बचपन की बातें है तो z टेंस टू i है तो i का स्क्वायर हो गया, i का स्क्वायर कितना हो गया -1 और ये +1 था, ये कितना हो गया z क्यूब सर -i हो गया, बिल्कुल सही है। 2z कितना हो गया 2i हो गया, ये भी सही है। फिर कितना हो गया z स्क्वायर कितना हो गया -1 + 2 तो ये 1 हो गया तो -i आ गया, -i ये -1 + 2 था। ध्यान से देखा जाए तो ये आ गया -i, ये -i -2i और +2i 0 और ऊपर भी 0, 0/0 फॉर्म आ रहा है, द 0/0 फॉर्म, ये पहली बार 0/0 फॉर्म आया। अच्छा 0/0 फॉर्म आया तो फिर मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, z के कारण आया, z टेंस टू i है, डिफरेंशिएट किया तो z स्क्वायर कितना हो गया 2z हो गया और 1 का 0 आ गया, z क्यूब कितना हो गया 3z स्क्वायर हो गया, फिर 2z कितना हो गया 2 आ गया, फिर -iz स्क्वायर कितना हो गया -2zi हो गया, और कुछ बस इतना ही। ये अब z टेंस टू आपके पास i है, जब मैं पुट कर रहा हूँ z टेंस टू i तो आपके पास कितना हो गया z टेंस टू i 2i हो गया ऊपर, फिर कितना हो गया 3z स्क्वायर, z स्क्वायर -1 होता है तो -3 हो गया, फिर ये +2 आ गया, ये कितना हो गया i की वैल्यू आपके पास z की वैल्यू i आ गया तो i स्क्वायर कितना हो गया -1 में -2 था तो +2 आ गया, पता ऊपर क्या बचा 2i, नीचे 4 -3 तो 1 बचा। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो टोटल आंसर आपके पास कितना आ रहा है, टोटल आंसर आपके पास आ रहा है 2i/1 तो 2i आ रहा है, 2i। देखो जरा 2i ऑप्शन में है सर, डी आंसर दिल्ली 2i आ गया, तो ऐसा कुछ टफ नहीं था, इट्स वेरी सिंपल, बेसिक सी बातें थी आपके पास, 0/0 फॉर्म था, एल हॉस्पिटल रूल आपको अच्छे से लगाना था, डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए था, इट्स ओके। ये 2024 इस साल का क्वेश्चन है, लॉग नेचुरल है, देखने में अच्छा दिख रहा है क्योंकि बहुत सारे फंक्शन के अंदर रखा है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, और गेट 2024 इसी साल का क्वेश्चन, मतलब वेरी गुड क्वेश्चन। इसलिए नहीं कि ये बनेगा नहीं, इसलिए नहीं कि ये बहुत टफ है, बट देखने में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कभी कभी हम फंक्शन देख के डर जाते हैं, तो हमको इस फंक्शन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, x टेंस टू 0, ठीक है भी, x टेंस टू 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, अगर मैं बोलूँ x टेंस टू 0 पुट करोगे तो लिमिट है x टेंस टू 0 पुट किए तो ये 0 + 1 हो गया ये, और फिर x टेंस टू 0 किए तो cos 0 हो गया, cos 0 कितना होता है 1 होता है, ये डिवाइड बाई x टेंस टू 0, 0 का स्क्वायर है। ध्यान देखा जाए cos 0 1, 1 × 1, ये 0 + 1 1 और cos 0 1, 1 × 1 1, तो ऊपर बचा log नेचुरल 1 और नीचे बचा 0, log नेचुरल 1 कितना होता है 0, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है,
जैसे ही मैं पुट किया x टेंड्स टू 0 तो 0/0 फॉर्म तो है भाई, ठीक है। अगर 0/0 फॉर्म है तो फिर मेरे को करना क्या चाहिए सर, मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं सर। अच्छा, इस पूरे को एक फंक्शन मान के डिफरेंशिएट कर दो, इस पूरे को। जब मैं पूरे को डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं तो पता है ln का आपके पास कितना हो गया सर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और cos x सर इतना आ गया 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos x 2 फंक्शन है, तो एक आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और cos x का माइनस साइन x, ठीक है भैया, माइनस साइन x। फिर कितना आ गया cos x, ब्रैकेट डाल देता हूं, फिर कितना आ गया इसके अंदर ही है cos x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x cos x इतना पूरा है, डिवाइड बाई कितना एक्स स्क्वायर का 2x है। ध्यान से देखा जाए कि क्या हुआ, फंक्शन बड़ा दिख रहा होगा आपको, डरने की जरूरत नहीं है। और आपके मन में अगर कुछ चल भी रहा होगा कि सर मैं तो ऐसा कर लेता, तो ठीक है, देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं। तो सर कितना बचा, अच्छा ब्रैकेट में बचा 2x cos x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन x, और ये बाकी पूरा का पूरा इधर आ गया, कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos x और ये 2x ये पूरा का पूरा नीचे आ गया 2x के साथ, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि क्या हुआ, x टेंस टू अगर मैं बोल दूं कि 0 पुट करना है तो 0 हो गया, दिस टर्म 0, और x टेंस टू 0 की तो दिस टर्म 0, तो 0 माइनस 0 0 है, तो न्यूमरेटर तो 0 आ रहा है भाई, 0 माइनस 0 0 ही होता है। ऐसा ना हो कि 0 माइनस 0 भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बोलने लग जाओ, 0 माइनस 0 इज 0, 0 प्लस 0, ऐसा भी ना हो कि बचपन का मैथ्स ही भूल जाओ आप, है ना, ऐसा भी ना हो कि बचपन का मैथ्स ही भूल जाओ आप, ठीक है। हाँ, ये कितना हो गया, x टेंस टू 0 0 हो गया, तो ये पूरा 0 आ गया, तो 0/0 फॉर्म आ गया, इधर 0/0 फॉर्म। पहली बार 0/0 जब फॉर्म आया था आपके पास ये था, ये द फर्स्ट टाइम। अभी कब आया आपके पास, एक बार और आ गया, तो सेकंड टाइम 0/0 फॉर्म आ गया। अगर मैं बोलूं कि ठीक है मेरे को इसको अगर सॉल्व करना है, बड़ा सा फंक्शन दिख रहा है, सॉल्व कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लिमिट x टेंस टू 0, ये ध्यान देखना आप, 2x cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, माइनस 2x साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन, और फिर 2 cos x, क्योंकि x का 1 हो गया, ये हो गया बाई पार्ट, 2 cos x आ गया और x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यस सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, साइन x का कितना आ गया सर, cos x आ गया, बिल्कुल सही है। और सर एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस 2x साइन x, माइनस 2x साइन x, ये सर इतना बड़ा बड़ा चल रहा है, क्या इशू है इसमें, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 2x प्लस 2x क्यूब है। अगर ध्यान देखा जाए तो ये क्या है, ध्यान देख लिया जाए कि ये क्या है, ये सर ये 2x है प्लस 2x क्यूब है ये, और ये cos x इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको सेम रहने दो, cos x का माइनस साइन x कर लो, हाँ कर लो, 2x प्लस 2x क्यूब और cos x का साइन x माइनस साइन x कर ले ऐसा, हाँ देख ले, यस सर। फिर सर cos x और ब्रैकेट में सर 2x का कितना हो गया 2 और 2x क्यूब का कितना हो गया 6x सर, ठीक है। अब x टेंस टू 0 पुट करूंगा तो पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा सर, ये वाला टर्म तो 0 अभी भी हो रहा है, हाँ x टेंस टू 0 पुट करूंगा तो ये तो 2 आ गया, इसकी वैल्यू 2 आ गई, x टेंस टू 0 पुट करूंगा तो सर x टेंस टू 0 पुट करूंगा ये भी 0 हो जाएगा। अब जब आपके पास मैं बोल रहा हूँ कि x टेंस टू अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो ये 2 आ गया, x टेंस टू 0 पुट किया 1 आ गया, cos 0 1 आ गया, तो 1 आ रहा है पूरा का पूरा, दिस वैल्यू इज 1, तो 2 माइनस 1 1 हो गया। अब x टेंस टू 0 पुट कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, दिस वैल्यू इज 0, x टेंस टू 0 पुट कर रहा हूँ और ये 2 आ गया x टेंस टू 0, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है x टेंस टू 0 पुट करने में, 2 प्लस 0 और cos 0 1 होता है, 1 इंटू 2 तो 2 आ गया सर। ऊपर कितना आ रहा था 2 और माइनस 1 था, ध्यान से देखा जाए कि क्या वैल्यू हुई, बहुत बड़ा सा टर्म दिख रहा है आपके पास, कोई इशू नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0, जब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, x टेंस टू 0 की जरूरत भी नहीं है, हाँ इतना दिख गया आपके पास, ये रिजल्ट कितना था, ये रिजल्ट 2 था सर, तो नीचे आपके पास 0 प्लस 2 आ गया, तो ऊपर कितना आ गया, अगर मैं ध्यान से देखा जाए कि कितना आ रहा है आपके पास, तो बोले सर 0 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 0 प्लस 2 सर ये 2 माइनस 1 तो सर 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है आपके पास। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये, नहीं सर न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो 1/2 आ रहा है आपके पास, ये आंसर इज 1/2। तो ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से फंक्शन इतना बड़ा था लेकिन आगे तक बढ़ा नहीं,
अगर ये और बढ़ता तो टफ होता, लेकिन आगे तक बढ़ा नहीं, तो 1/2, 1/2। किसी के माइंड में और कुछ भी बातें हो रही होगी, क्योंकि हम एक मैथ्स को देखने का हमारा नजरिया होता है, तो हम बहुत अलग अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है, ये फंक्शन था हमारे पास, 1/2 आ गया। अगर मैं बोलूं कि सर मैं तरीका को चेंज कर सकता हूं कि क्वेश्चन जो है मेरे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0, और क्या था आपके पास फंक्शन सर ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर। मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, अच्छा ln वाई जेड क्या होगा, ln y प्लस ln z, तो इसको मैं लिख सकता हूं ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस इतना, प्लस ln cos x, और जो एक्स स्क्वायर है दोनों से डिवाइड कर दो, ये देखो, तो दो फंक्शन के फॉर्म में बन गए, दो फंक्शन बन गए आपके पास, दो फंक्शन। पहले वाले को ध्यान से देखो, पहले वाले को ध्यान से अगर मैं देख रहा हूं तो क्या दिख रहा है मेरे को पहले वाले में, सर x0 पुट करोगे तो सर ln 1 0 0, सर 0/0 फॉर्म आ गया सर, 0/0 फॉर्म आ रहा है सर, ये आ रहा है, ये कितना आ रहा है सर cos 0 1, cos 0 1 होता तो ln 1 0 0, सर ये भी 0/0 फॉर्म आ रहा है, ये भी 0/0 फॉर्म आ गया। ओके, अगर ये 0/0 फॉर्म आ गया तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ln cos x कितना होगा 1/cos x, और cos x का sin x, तो माइनस sin x बाई cos x, ऐसा ही होगा 10x होगा, और x स्क्वायर का कितना हो गया सर 2x, तो ध्यान से देखा जाए तो कितना हो गया पता है, माइनस 10x अपॉन 2x, इतना आ गया। ये x टेंड्स टू 0 पुट करो, आपके पास कितना हो गया सर 10 0 0, अगेन सर 0/0 फॉर्म है, अगेन 0/0 फॉर्म है, एक बार और सॉल्व होगा ये, यहां देखते हैं अपन, अभी वो सॉल्व नहीं हुआ। यहां पे अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो कितना होगा सर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सर 2x, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का 2x, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, हाँ ये कैंसिल आउट ही हो गया, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x, और जब ये बाहर निकला तो ये 1/, तो हो गया था। अब x टेंड्स टू 0 पुट करो, सर x टेंड्स टू 0, पहला ये रिजल्ट ही 1 हो गया, दिस रिजल्ट इज 1, पहला रिजल्ट 1 है, दूसरा रिजल्ट बच गया, पहला रिजल्ट 1 आ गया, दूसरे रिजल्ट पे फोकस करते सर 10x अपॉन 2x था, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा 10x का sec स्क्वायर x, तो माइनस sec स्क्वायर x सर, ठीक है भैया, और 2x का कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब x टेंड्स टू 0 पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, sec स्क्वायर x में sec 0 1 होता है, तो माइनस 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो पार्ट था इसका आंसर 1 है सर, इसका आंसर 1 है, और जो दूसरा पार्ट है इसका आंसर -1/2, ये तो कंप्लीट आंसर 1 - 1/2, तो आंसर विल बी 1/2, ये द मेथड नंबर 2। तो ये तरीका आपके पास कर सकते थे, तो मेथड 2 दूसरा अप्रोच से मैं ऐसा सॉल्व किया। कोई ऐसा सोच भी रहा होगा कि सर मैं बाई पार्ट डिवाइड ना कर दूं, क्या कर दो, थोड़ा आसान था, बाई पार्ट करने में आसान भी क्या है, मतलब कुछ है तो नहीं, बट फिर भी किसी को लग सकता है कि सर ऐसा लिखते, सर लिख दो ऐसा, ऐसा भी लिख सकते थे। अच्छा, मैं इसलिए पहला ऐसा तरीका यूज किया कि डरने की जरूरत नहीं है कि इतने बड़े फंक्शन को लेके अगर आप चलोगे तो कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होती कोई प्रॉब्लम इतने बड़े फंक्शन को। बस मैथ्स में क्या होता है, आपको लिखते समय डरना नहीं है, लिख रहे हो और आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लिख रहे हो और डर रहे हो कि पता नहीं क्या होने वाला है, बेसिक है, आपको लिखते जाना है, कॉन्फिडेंस रखना है, आ जाएगा। ये दूसरे तरीके से सॉल्व कर दिया, अलग अलग कर दिया। ओके, ये 2024 का इस साल का फिर से एक और क्वेश्चन, अगेन 2024 का एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी साल का एक क्वेश्चन फिर से बोला कि x टेंड्स टू 1 है और a माइनस बी की वैल्यू पूछा, और बोला लिमिट की वैल्यू जो है वो दे दी गई है कि इस पूरे फंक्शन की वैल्यू x टेंड्स टू 1 पे 8 है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यार अगर x टेंड्स टू 1 है तो कितना हो गया 1, माइनस x टेंड्स टू 1 है तो कितना हो गया 2a, फिर कितना आ गया b, तो 1 - 2a बाई b आ गया, और डिवाइड बाई कितना आ रहा है 1 - 1 0। यार अब इसका फाइनाइट आंसर तभी पॉसिबल है जब ऊपर वाला भी 0 होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू 8 दी है। इसका क्या मतलब समझते हो, इसका मतलब समझते हैं सर कि ये भी 0 हो रहा होगा, और ये जो 8 आंसर है ये एल हॉस्पिटल रूल से आ रहा होगा सर, ये 0/0 बना होगा, हाँ ये 0/0 बना होगा, और 0/0 से 8 जो बना होगा वो एल हॉस्पिटल रूल से बना होगा। ठीक है, हाँ सर,
इतना तो समझ आ रहा है हमको। इसका मतलब न्यूमरेटर टर्म 0, तो 1 माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है, इतना आ रहा आपके पास। तो 2a की वैल्यू कितना आ गया, 1 प्लस b, दैट इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर है। अच्छा, अगर ऐसा है तो एक इक्वेशन तो ये आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या है कि सर अगर ये 0/0 फॉर्म बन रहा है तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर लेता हूं, कर लो। लिमिट x टेंड्स टू 1, डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना होगा 2x, डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना होगा माइनस 2a, b का तो 0 और डिवाइड बाई x माइनस 1 तो 1 ही आ गया। इतना आ रहा है आपके पास। इसका मतलब क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 कितना आया 2x माइनस a। अब सोचो कि x टेंड्स टू 1 अगर मैं पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा 2 1 माइनस a, और ये कितना था सर, ये तो 8 के बराबर था, 8 के बराबर है। मैं चाहूं तो देखो आपके पास रिजल्ट कितना निकाल सकता हूं कि सर 1 माइनस a 4 आ गया, तो a की वैल्यू कितना आ रहा -3, एज -3 आ गया। फिर क्या था मेरे पास, फिर मेरे पास ये था कि रिजल्ट में अगर मैं बोलूं कि क्या था थोड़ी देर पहले, सर 2a इक्वल टू 1 प्लस b, 2a इक्वल टू कितना था 1 प्लस b। अब a की वैल्यू माइनस है तो -6 आ गया इक्वल टू 1 प्लस b, तो b की वैल्यू आ रहा -7, b की वैल्यू -7, a की वैल्यू -3। क्या पूछा था, बोले a माइनस b, a की वैल्यू कितना था -3, b की वैल्यू -7, तो माइनस b किया तो +7 हो गया। आंसर इज 4 सर, आंसर इज 4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखा गया कि यार जब आपको फाइनाइट आंसर दिया है तो ये इसका आंसर 0/0 फॉर्म होना चाहिए, इसलिए न्यूमरेटर जो टर्म्स जो न्यूमरेटर में द टर्म शुड बी इक्वल टू 0। फिर मैं डिफरेंशिएट भी किया एल हॉस्पिटल रूल लगा के और बड़ा सिंपली सॉल्व कर लिया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सबसे बनना चाहिए, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए कि बने ना। इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ए और बी दोनों की वैल्यू निकाल ली अपन, कुछ भी नहीं था, मुश्किल से 20-25 सेकंड में सॉल्व हो जाता। ऐसे क्वेश्चन आने से इसको मैं सिंपल कैटेगरी में रखूंगा। 2024 का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिंपल कैटेगरी में इसको रखूंगा, बनना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। 2019 आईआईटी मद्रास का क्वेश्चन था, 2019 आईआईटी मद्रास का क्वेश्चन था और बोला था कि द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इज ट्रू फॉर ऑल x क्लोज टू 0, और फिर एक फंक्शन दिया 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 लेस देन एक्स साइन एक्स 1 अपॉन माइनस कॉस एक्स लेस देन 2। फिर बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू 0 एक्स साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। बोले और ऑप्शन भी दिया था, ये आपके पास, ये दे दिया, बोले लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दिख रहा है आपके पास, यस सर। अब मैं बोल रहा हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया आपके पास, x टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा सर, 0 साइन 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0, फिर cos 0 1 1 माइनस 1, 0 इंटू 0 0 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, तो सर 0/0 फॉर्म आ गया। अगर 0/0 फॉर्म आ गया तो मैं तो एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर लूंगा, बिल्कुल सही है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, x cos x हो गया, sin x का डिफरेंशिएशन, और sin x बच गया और x का 1 आ गया तो sin x हो गया। बाई पार्ट डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, वही मैं किया, 1 का 0 माइनस cos x का माइनस sin x, माइनस पहले से था तो sin x आ गया। अब x टेंड्स टू 0 पुट करो, ये भी 0 है क्योंकि x लिखा है, ये 0 है क्योंकि sin लिखा है, फिर से 0/0 फॉर्म, सेकेंड टाइम 0/0 फॉर्म, सेकेंड टाइम, ये पहला टाइम था। अब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है ऐसा अगर है तो फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर लो यार, क्या इशू। लिमिट x टेंड्स टू 0, x cos x का कितना हो गया, cos x का माइनस sin x, और x को रहने दो तो माइनस x sin x हो गया, और x का 1 तो cos x रहने दो, बिल्कुल सही है, sin x का cos x, ठीक है, और sin x का cos x। अब x टेंड्स टू 0 पुट करो, पहला 0 1 1 2 और ये 1, सर 0 + 1 + 1 डिवाइड बाई 1, सर 2 आ रहा है सर आंसर, 2। फिर ऑप्शन देखिए कि 2 दिया है कि आपके पास, तो 2 हमारे पास आंसर हो गया, बोले डी, और एग्जाम में हम 2 लगा के आ गया, ठीक है। अब आंसर मेरा 2 आ गया जैसे आपको दिख रहा होगा। अब कोई सोच सकता है कि सर ये तो ठीक है सर, बट ये समझ नहीं आया कि जो ऊपर वाला जो लिखा हुआ था वो था क्या। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सर ये लिखा क्या था। तो कभी कभी ना आपको क्वेश्चन तो यही पूछा है, सॉल्व भी कर लिए, हम जो पूछा था सॉल्व भी कर लिए, 4 फाइनाइट ऑप्शन थे सॉल्व भी कर लिए, बट वो समझ नहीं आया सर कि लिखा क्या था, इनइक्वालिटीज वो क्या बोलने का मतलब था, उसकी तो नीड ही नहीं थी, ये जरूर है। बट फिर भी जो होशियार लोग रहते वो हमेशा चाहते कि उनको हर बातें पता, और पता होना चाहिए, क्यों ना पता हो कि सर ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है ऊपर। अच्छा, कोई बहुत ही ज्यादा होशियार है लिमिट को लेके, तो वो बिना सॉल्व किए बोल सकता था, जैसे मैं इसको सॉल्व करता और मैं कोई एग्जाम में क्वेश्चन देखता और मैं इसको देखता और मैं बोलता कि आंसर तो 2 होगा। मैं बोलता कि यार x टेंड्स टू 0 पुट करोगे, इसमें 0 पुट करोगे तो 2 - 0 2, और ये 2 दिख रहा है, आंसर इज 2, बिना सॉल्व किए। मैं सॉल्व ही नहीं करता इसको। सर हाउ सर? एक्चुअली जब कोई फंक्शन, दो फंक्शन के बीच में डिफाइंड रहता है, इसको सैंडविच थ्योरम बोलते हैं,
अच्छा ये ना पता हो तो भी सॉल्व तो हुआ। हाँ बट कोई परेशान हो सकता है कि सर वो समझ नहीं आया कि वो लिखा क्या था। इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या होता है, एक फंक्शन दो फंक्शन के बीच में अगर कंबाइन है, सैंडविच बोल रहा हूं, तो पता है आपके पास एक इंटरेस्टिंग आपके पास बात बताता हूं, वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया बिना इसके भी। एक सैंडविच थ्योरम क्या होता है, जिसको हम ना स्क्वीज थ्योरम भी बोलते हैं, ये SQUEEZ, स्क्वीज थ्योरम, इधर सैंडविच थ्योरम। ये क्या बोलता है कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स से लाई कर रहा है दो फंक्शन के बीच में, और लिमिट जो है जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे इक्वल टू एल है। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की लिमिट की वैल्यू एल है, तो जो एफ ऑफ एक्स होगा उसी पॉइंट पे आल्सो इक्वल टू एल। मतलब तीनों पॉइंट की जो वैल्यू होगी, सपोज करो ये एच ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है, हमको एफ ऑफ एक्स के बारे में पूछा गया था एक्स इक्वल टू ए पे, इन तीनों की वैल्यू आपके पास एक ही जगह पे सेम होगी। इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। मतलब एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, ये एच ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स के लिए एक्सटेंस टू ए पे भी एल है, एच ऑफ एक्स के लिए भी एक्सटेंस टू एल पे है। इसका कंफर्म मतलब है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इस जगह पे एल ही होगी। इसको सैंडविच थ्योरम बोला जाता है। तो जिसको पता होगा उसको तुरंत पता चल जाता है कि अच्छा एक्सटेंस टू जीरो पे पूछ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू एक्सटेंस टू जीरो पे कितनी आ रही, 2, इसकी वैल्यू ये तो 2 दिया ही है। वैसे इक्वल टू लिखते तो और अच्छा होता, पता नहीं क्यों नहीं लिखे, लिखना चाहिए था, इक्वल टू लिखते तो और बेटर होता, ऐसा गलत कुछ नहीं है, बट मैं रहता तो जरूर इक्वल टू लिखता। तो ये भी 2 वैल्यू है, ये भी 2 वैल्यू एक्सटेंस टू जीरो में, ये जी ऑफ एक्स हो गया, एच ऑफ एक्स हो गया, ये जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू भी एक्स इक्वल टू जीरो पे 2 ही होगी। ये मतलब है दिस द सैंडविच थ्योरम। और अगर आपको ये नहीं पता है तो भी क्या प्रॉब्लम, लिमिट तो सॉल्व करना आपको आता ही था, तो सॉल्व कर लिया अपन। ये सैंडविच थ्योरम बोलता है कि अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है दो फंक्शन के बीच में, और जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो अगर उसमें जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की वैल्यू सेम है, तो कंफर्म है कि जो एफ ऑफ एक्स की बात चल रही है उसकी वैल्यू भी वही होगी। इसलिए मेरे को 2 आंसर पता था। देखो ध्यान से, सैंडविच थ्योरम इज ए थ्योरम रिगार्डिंग द लिमिट ऑफ फंक्शन दैट इज ट्रैप्ड बिटवीन द टू अदर फंक्शन। ठीक है भैया, सैंडविच थ्योरम used in calculus and mathematical analysis typical to confirm the limit of function via comparison with the two other function whose limits are known। ठीक है, इट्स ओके। ये कुछ की पॉइंट्स, अगर किसी को सैंडविच थ्योरम नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं यार। जो फंक्शन दिया है उसमें पूछा है, एक फंक्शन दिया है, पूछने के लिमिट भी दिया है, तो सॉल्व तो होना ही था। हाँ, किसी को बहुत आता है तो तुरंत 2 बोल देगा देख के ही, वो एक अलग बात है। ये 2022 IIT खड़गपुर का क्वेश्चन बोला कि एक लिमिट का जो लिमिट दी है फंक्शंस की, उसका आंसर रो लिखा हुआ है, द लिमिट रो इक्वल टू, मतलब इस फंक्शंस की वैल्यू रो लिखा है, एक्स टेंड्स टू पाई है, हैज ए फाइनाइट वैल्यू फॉर ए रियल है। एक ही रियल वैल्यू के लिए इस रो की वैल्यू फाइनाइट है, जब लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई लगा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बताना है, एंड द करस्पॉन्डिंग लिमिट रो, मतलब इस फंक्शन का आंसर भी बताना है लिमिट पुट करने के बाद, जिसको रो बोला गया, और ए की वैल्यू भी बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से रीड करना चाहिए, जो बोला गया बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? इसलिए आपके पास क्योंकि फाइनाइट वैल्यू बोला, रो की वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। अब मैं सोचो कि एक्स टेंड्स टू अगर मैं पाई पुट कर दूं, क्या होगा भैया? सर एक्स टेंड्स टू पाई अगर आप पुट कर दोगे ना तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, फिर एक्स इक्वल टू पाई पुट किया तो ए पाई हो गया, बिल्कुल। और ये कितना हो गया? 2 पाई स्क्वायर पहले से था। ठीक है, यहां पे कितना हो गया? एक्स टेंड्स टू पाई, तो पाई माइनस पाई, पाई माइनस पाई तो 0 हो गया। और सर 2 साइन पाई, ये भी 0 हो गया। पता कितना आ गया ऊपर वाला? सर 3 पाई स्क्वायर और ए पाई, और डिवाइड बाई कितना आ गया? पूरा 0 आ गया। अगर ये वैल्यू 0 ना हो तो आंसर इनफाइनाइट, 1/0 इज द इनफाइनाइट आंसर। नहीं, अनडिफाइंड भी बोल देते हो आप, इनफाइनाइट कोई नंबर तो होता नहीं, बट फिर इज अ वेरी हाई वैल्यू। बट जब आपको बोला गया कि ये वैल्यू फाइनाइट है जब फाइनाइट वैल्यू, अगर ये वैल्यू फाइनाइट बोला गया, इसका तो ऊपर की वैल्यू 0 होना चाहिए। जब ये रेशियो को फाइनाइट बोला गया है, इस रेशियो को क्या बोला गया? फाइनाइट बोला गया है इसको, फाइनाइट, इसका मतलब न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, ये फाइनाइट बोला गया है, अगर ये अनडिफाइंड होता है या टुवर्ड्स इनफाइनाइट होता तो उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती थी, लेकिन ये फाइनाइट है तो उसकी वैल्यू 0 होना चाहिए। किसकी वैल्यू? न्यूमरेटर की। 3 पाई स्क्वायर प्लस ए पाई शुड बी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितना आ गया? सर ए की वैल्यू 3 पाई स्क्वायर अपॉन पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर, सर माइनस 3 पाई आ रहा है ए की वैल्यू, बिल्कुल सही। तो ए की वैल्यू माइनस 3 पाई। और कोई ऑप्शन? देखो एग्जाम में देखो 10 सेकंड में सॉल्व हो गया, और एग्जाम में सॉल्व भी नहीं करना बाकी ऑप्शन, क्योंकि माइनस 3 पाई किसी में नहीं है। तो फिर सेकंड रो की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है, आंसर आ गया क्योंकि बाकी में नहीं है। बट अभी हम एग्जाम नहीं दे रहे, इसलिए रो की वैल्यू भी निकालेंगे। अभी हम क्या है बोला कि लिमिट की वैल्यू भी तो बता दो। बता देंगे, क्यों नहीं बता देंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे ना। 0/0 फॉर्म आ गया भैया। अरे 0 जैसे इसको मैं पुट किया तो क्या आ गया? इसको जैसे ही मैं पुट किया तो 0/0 फॉर्म आया ना, 0/0 फॉर्म। तो फिर
रो की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाए। यस, लिमिट x टेंस टू पाई, एल हॉस्पिटल रूल, एक्स स्क्वायर का 2x, ए एक्स का a और 2 पाई स्क्वायर कांस्टेंट का 0, नीचे x का 1, पाई का 0, 2 sin x का 2 cos x। चलो रो की बात चल रही थी, x टेंस टू पाई पुट करो, पाई पुट किया सर, ये 2 पाई हो गया, 2 पाई प्लस a, नीचे कितना आ रहा है सर, x इक्वल टू पाई पुट करो तो 1 और x इक्वल टू पाई कॉस पाई माइनस 1 होता है तो -2 सर, 1 - 2, कितना बचा 2 पाई प्लस a की वैल्यू -3 पाई था, इस a की वैल्यू को ले लो, ये जो a की वैल्यू है ना इसको यहां ले लो, तो 2 पाई -3 पाई हो गया। यस सर, डिवाइड बाई 1 - 2 सर, -1, तो माइनस पाई बाई -1, आंसर पाई सर, रो की वैल्यू पाई आ रहा है, एल हॉस्पिटल रूल के बाद इसे रो की वैल्यू पाई, ऑप्शन में था, हाँ रो की वैल्यू पाई था सर, ये रो की वैल्यू पाई था, तो आंसर तो पहले ही हमको पता चल गया था, बट फिर भी हम एग्जाम तो दे नहीं रहे अभी, अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं ए आंसर लगा देता, अभी रो इक्वल टू पाई भी नहीं निकालता, क्यों टाइम वेस्ट करूंगा मैं, ठीक है, इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे, सॉल्व होना चाहिए। ये गेट 2003 IIT मद्रास का क्वेश्चन है। ये गिवन ए रियल वैल्यू कंटीन्यूअस फंक्शन एफ ऑफ टी डिफाइंड ओवर 0 1, एक एफ ऑफ टी फंक्शन है और 0 1 के बीच में डिफाइंड है, और क्लोज इंटरवल दिया तो दोनों वैल्यू डिफाइंड है 0 और 1, ठीक है। अब पूरा लिमिट टी टेंस टू 0 पुट करना है, अगर लिमिट टी टेंस टू 0 पुट करोगे तो कितना होगा, लिमिट टी टेंस टू 0 पुट करोगे तो लिमिट हो गया 0 to 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक फंक्शन है जो 0 to 1 के बीच में डिफाइंड है और लिमिट 0 to 0 है और डिवाइड बाई टी है, टी की वैल्यू 0 है, तो दो जगह में 0 पुट किया, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पुट किया और एक यहां पुट किया, तो इसलिए मैं ये 0 और ये 0, ये अब इस फंक्शंस की वैल्यू में अब 0 टू अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों 0, तो ये 0/0 फॉर्म हो गया, फंक्शन की वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में डिफाइंड है, बट मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों पुट कर रहा हूं 0, तो पूरे फंक्शंस की वैल्यू 0, तो 0/0 फॉर्म, अच्छा 0/0 फॉर्म, यस। अब अगर मेरे को सॉल्व करना है तो क्या हो, अच्छा सॉल्व करना है इस फंक्शंस की वैल्यू, तो लिमिट t टेंस टू 0, इसको डिफरेंशिएट कर लो यार, d/dt, किसको, ये इंटीग्रेशन वाले फंक्शंस को, 0 से t था, f ऑफ x dx डिवाइड बाई एल हॉस्पिटल लगा रहा हूं d/dt और ये t, नीचे का t का कोई इशू नहीं था, नीचे का t का तो 1 हो जाएगा, नीचे का t का 1 हो जाएगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ऐसी चीजें एकदम से जल्दी से बनती नहीं, नॉर्मल स्टूडेंट थोड़ा सा डरता है, 0 से t f ऑफ x dx है, d/dt डिफरेंशिएट करना है, लेकिन सर ये इंटीग्रेशन तो फंक्शन ऑफ x का फॉर्म दिया है, x की दो वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, अगर मैं बोलूं कि क्या है x इक्वल टू t, ये क्या है x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 से t तक वेरी कर रही है, ये फंक्शन f ऑफ x dx और d/dt करना है, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल तब लगा जब t टेंस टू 0 पुट किया, तो d/dt ऊपर नीचे, नीचे का तो कोई इशू नहीं है, नीचे का तो 1 आ जाएगा। अच्छा ऊपर कैसे सॉल्व करें, बहुत ही ध्यान से देखना, जब भी आपको ऐसा सॉल्व करना, अगर ये dt होता तो मैं बोल देता कैंसिल आउट हो गया इंटीग्रेशन, तो क्या करना है पता है आपके पास, गुड कंसेप्ट क्या बोलता है, गुड कंसेप्ट कि आपको अच्छा मैथ्स आना चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या है, x को t एज्यूम कर लो, x को t एज्यूम करोगे तो dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, x इक्वल टू जब 0 पुट करोगे तब t कितना होगा, क्योंकि x इक्वल टू t है तो t 0 हो जाएगा, जब x इक्वल टू t पुट करोगे तो t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू t होगी, इसका मतलब है ये फंक्शन जो है, ध्यान देखना, लिमिट t टेंस टू 0 d/dt, ये बाहर की बात है, ये जो फंक्शन है आपके पास, जब मैं इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया पता है, 0 से t आया, x वेरी कर रहा था 0 से t, अभी t वेरी कर रहा है 0 से t, क्योंकि x को t मान लिया मैं, f ऑफ t dt, ओके, डिवाइड बाई d/dt t, इसका तो कोई इशू नहीं था, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो बताया आपके पास क्या बचा, सर डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो f ऑफ t dt, आपके पास f ऑफ t बचा, आपके पास ध्यान देखो, ये क्या बचा पता है, लिमिट t टेंस टू 0, इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया और f ऑफ t बचा, ऊपर इंटीग्रेशन कैंसिल आउट d/dt, सो नीचे का 1, अब सोचो t टेंस टू 0, लिमिट बाहर है अभी भी, t टेंस टू 0 पुट करो, सर f ऑफ 0, बिल्कुल सही, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होता है f ऑफ 0, ये गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगेन नहीं बनते एक नॉर्मल स्टूडेंट से, अच्छा इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनकी जिंदगी में मैथ्स इतना इन्वॉल्व नहीं है, बहुत मैथ्स करते नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा डर जाते, कुछ है नहीं, बस कुछ नहीं किया, वेरिएबल चेंज कर दिया, क्योंकि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, वेरिएबल t है, इंटीग्रेशन में dx है, तो x को t मान के पहले मैं इंटीग्रेशन को चेंज कर लिया और फिर मैं निपटाया सबको, देखो आंसर कितना आ गया, सर f ऑफ 0 आ गया,
बहुत ही सही क्वेश्चन, यस। जो x की वैल्यू 0 से t थी वो t की वैल्यू 0 से t होगी, क्योंकि x इक्वल टू t एज्यूम किया। एज्यूम ऐसे तो करते हैं मैथ्स यार, एज्यूम किया। ओके, अभी आपके पास क्वेश्चन है ये, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x अंडर रूट x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस अंडर रूट x। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जो होंगे ये गेट में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो ऐसे गेट एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जब आप गेट का एग्जाम दे रहे हो। अच्छा, जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करोगे, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो पूरा इनफाइनाइट है। एक्चुअली फॉर्मेट क्या हुआ पता है आपके पास, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ये, और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ना क्वेश्चन मार्क होता, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये। अच्छा, अब आप एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम के लिए कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो फॉर्मेट फंक्शन का वैसा है नहीं। जब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है तो या तो आपके पास दो तरीके से आप जाओगे, अगर फंक्शन में एलसीएम पॉसिबल है, एलसीएम चेक कर लो, एलसीएम लेने वाला चेक करो इसको, यस और नो। अगर एलसीएम आपके पास आराम से आ जा रहे हैं तो यहां तो दिख ही नहीं रहा कुछ। दूसरा तरीका होता है आपके पास कि इसका आपके पास रेशनलाइजेशन करना, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन भी पढ़ाऊंगा, अलग से भी पढ़ाऊंगा रेशनलाइजेशन करना आपके पास, ठीक है भाई। तो रेशनलाइजेशन करना इज गुड, क्योंकि थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था पता है, 1/ln x वाला याद होगा आपको, sin x वाला। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, इसको रेशनलाइज करने की बात अगर आ जा रही है तो कैसे किया जाए इसको सर? रेशनलाइज जैसे किया जा सकता है सर कि मैं ना इस फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर लूं, इसी फंक्शंस को अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये हो गया, प्लस रूट एक्स, ये फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी और नीचे भी, ये जो पूरा फंक्शन था इसको मल्टीप्लाई जब मैं इससे करूंगा, किससे? रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स। कोई इसमें डरने की जरूरत नहीं है आपको, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना। पता ऊपर a माइनस बी और a प्लस बी हो गया। लिमिट अगर मैं x टेंड्स टू इनफाइनाइट बोलूं, ऊपर पता क्या हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर में ये अंडर रूट हट गया, एक अंडर रूट हट गया, a स्क्वायर में x बचा, बस एक अंडर रूट हट गया, बचा क्या? x प्लस रूट एक्स बचा। अच्छा सर, पहला अंडर रूट कहां चला गया? ये a स्क्वायर है, दिस इज द a स्क्वायर एक्चुअली, माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, x बचा। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, नीचे नीचे तो जैसा था वैसे रहेगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये प्लस रूट एक्स। अच्छा, जैसे हम ऐसा करते हैं ना तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है, देखो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? अच्छा, क्या बचा? लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है और ये अंडर रूट के अंदर में एक्स बचा प्लस अंडर रूट एक्स बचा, इतना ही बचा बस। नीचे आपके नीचे पूरा फंक्शन है अभी भी, क्या? एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ठीक है, प्लस रूट एक्स तो था ही, ये इतना दिख रहा है हमको? हाँ सर। अगर मैं बोलूं कि इसमें से लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर मैं रूट एक्स कॉमन ले लूं, अच्छा हाँ, रूट एक्स कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा पता है? अंडर रूट 1 प्लस रूट एक्स किया तो एक्स क्या आएगा आपके पास? यहां से कॉमन लिया आपके पास तो कितना हो जाए आपके पास? 1/x, ये बचा। यहां से अगर मैं रूट एक्स कॉमन ले रहा हूं, इधर तो 1 बच गया, इधर क्या बच गया? 1 प्लस 1/x प्लस रूट 1/x स्क्वायर, और ये प्लस 1 दिस वन, ये। अच्छा ध्यान देखना, अब जब ये अंदर जाएगा, देखो ये अंदर जा रहा है तो रूट एक्स अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर होके जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर होके अंदर जाएगा अंडर रूट में, तो अंदर गया तो एक्स गया, हाँ यहाँ पे एक्स आ गया। जब यहाँ पे आपके पास गया, देखो इसमें से कॉमन निकाले आपके पास, तो यहाँ से जब आपके पास कॉमन निकला होगा तो फिर से जब जाएगा आपके पास तो सोचो, यहाँ से जब जाएगा आपके पास तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स करोगे तो फिर रूट एक्स बचेगा। सोच के देखो ना, यहाँ से आपके पास जब ये अंदर गया,
अंदर आपके पास जैसे ही आपके पास फंक्शन में गया तो सोचो कि ये रूट एक्स आपके पास गया तो कितना हो गया, एक्स हो गया। ठीक है सर, अंडर रूट स्क्वायर के साथ गया ना आपके पास, रूट एक्स जब अंदर गया तो एक्स गया, तो यहाँ पे भी एक्स आ गया। अब इस एक्स को अंदर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब यहाँ पे गया आपके, ध्यान देना कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चीजों में, यहाँ पे कितना आया सर, एक्स आया सर, रूट एक्स जब इसके अंदर गया तो एक्स आया। यही जब आपके पास यहाँ गया आपके पास इस जगह पे, ये भी एक्स आया, तभी तो एक्स कॉमन निकला। अब सोचो ये तो एक्स है, ये भी एक्स है, इसके सामने एक्स है, दोनों सामने एक्स है, जब बाहर निकला तो अंडर रूट एक्स हो गया। अब ध्यान देखना, ये एक्स है, सही है, ये जो एक्स है जब अंदर जाएगा तो क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर बाय एक्स करोगे तो क्या होगा, रूट एक्स, सही लिखा हुआ है। वैसे ही ये रूट एक्स जब यहां गया तो कितना गया सर, एक्स जाएगा ना सर, यस। इसके सामने गया तो कितना गया, इसके सामने गया तो सर एक्स गया ना सर। अब एक्स को अंदर ले जाओ, एक्स स्क्वायर बाई एक्स अंडर रूट एक्स। अच्छा यहां पे गया तो कितना गया आपके पास, एक्स गया सर। इसके अंदर जब गया आपके अच्छा इसके अंदर जब गया आपके पास तो दिख रहे हैं, इसके अंदर से जब गया आपके पास तो रूट एक्स में आपके पास गया, तो फिर कितना हो गया आपके पास यहाँ पे। इसके बाद एक और बार लिखे अपन, तो जैसे हम जब रूट के बाद रूट लिखना चालू करते हैं तो जस्ट हमको क्लियर रहना चाहिए कि चीजें आपके पास कैसे होती जाएगी। तो ठीक है, इसके बाद जैसे हम लिखना चालू किए तो ये एक्स गया, यहाँ पे आपके पास गया, पर फिर से रूट एक्स है आपके पास, तो ये जो एक्स आपके पास गया है इस जगह पे, यहाँ पे गया आपके पास ये, और इसके अंदर फिर से गया आपके पास ये। इतना दिख रहा है हमको, हाँ सर इतना हमको दिख रहा है। ये रूट एक्स से एक्स गया, एक्स बचा, यहाँ पे एक्स गया, तो जब इसके साथ जब अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर के साथ जाएगा, तो यहाँ पे जब अंदर गया तो एक्स स्क्वायर गया, और यही वाला जब एक्स, अब ये वाला एक्स को अंदर डालेंगे तो अपन इसको कट कर देते हैं कि सर इसको नहीं बनाते अपन, यहाँ तो था, ये बनाते, ये जब गया तो यहाँ गया, ये एक्स जब अंदर गया तो यहाँ पे गया तो एक्स स्क्वायर ये। अब एक्स स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो एक्स की पावर 4 होगा, एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो सब आपके पास पूरे टर्म्स आ जाएंगे जैसे लिखे हुए थे। तो अंडर रूट एक्स आपके पास फॉर्मेट में होगा, जैसे आपके पास ये होगा, अंडर रूट एक्स के फॉर्मेट में होगा, तो एक्स क्यूब होगा। ठीक है, सही है, देख लेते हैं अपन। अंडर रूट एक्स यहाँ पे गया आपके पास, यहाँ पे भी गया। अब जब यहाँ पे गया तो ये एक्स गया, जब एक्स अंदर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स, एक्स आ गया, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, और जो एक्स स्क्वायर जब यहाँ पहुंचा तो ये एक्स की पावर 4 पहुंचा, एक्स की पावर 4 पहुंचा, तो आपके पास ये रूट एक्स होना चाहिए, तो एक्स क्यूब लिख लेते अपन यहाँ पे। ये चेक करना। अच्छा इस तरीके से अपन जब लिखते हैं तो अब हुआ क्या, हुआ ये आपके पास कि ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। अब 1 बाई, अच्छा हम ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, जब मैं इनफाइनाइट पुट करूंगा तो दिस टर्म विल बी जीरो, दिस टर्म विल बी जीरो, क्योंकि 1 अपॉन है, दिस टर्म विल बी जीरो, तो जीरो रूट ऑफ जीरो ये बचा। इसका मतलब बचा आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे बच गया आपके पास 1 प्लस जीरो, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया √1, तो 1 प्लस ये भी 1 बच गया, तो आंसर विल बी 1/2, आंसर विल बी 1/2, ये 1/2 आ गया। फिर भी इसको चेक कर लेना आप एक बार, इसको चेक कर लेना, बताना है ना, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कुछ लगे तो। कभी कभी मिस्टेक भी हो सकता है, में से फटाफट जब मैं लिखता हूँ सोचता हूँ तो कभी कभी मिस्टेक भी हो सकता है। तो 1/2 आंसर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे करके कॉमन लोगे, बड़े ध्यान से देखना है ऐसे क्वेश्चन को। यस सर, ये 2016 का क्वेश्चन था, 2016 में आईआईसी बेंगलुरु का क्वेश्चन था, n² प्लस n। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो आपको सॉल्यूशन दिखेगा कि अगर मैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट कर रहा हूं तो इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या करना चाहिए इसको सर, इसको क्या करना चाहिए ना सर, इसको ना सर रेशनलाइज कर लेना चाहिए। मतलब रेशनलाइज कर लेना चाहिए, मतलब लिमिट n टेंड्स टू था √n² प्लस n है माइनस √n² प्लस 1 है, यही था। अब मैं इसको रेशनलाइज कर लेता हूँ, किससे मल्टीप्लाई कर लूँ मैं सर, मल्टीप्लाई कर लो √n² प्लस n प्लस √n² प्लस 1 से, ये हो गया। और इसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो √n² प्लस n प्लस √n² प्लस 1। अब पता ये हुआ क्या, हुआ ये कि a माइनस बी और a प्लस बी हो गया। a माइनस बी और a प्लस बी कितना होता है, a माइनस बी और a प्लस बी जो होता है वो a² माइनस b² होता है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, जब आप a² माइनस b² कर रहे थे तो a² हुआ, अंडर रूट चला गया तो n² a² हो गया, माइनस b² किया तो माइनस n² माइनस 1 हो गया।
इतना हमारे पास आ गया, और नीचे तो यही बचा था भैया, एन स्क्वायर प्लस एन अंडर रूट, हाँ, प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन। पता है जब ये देख रहे थे तो क्या हुआ सर, इसमें ना एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया सर, क्या बचा, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट बचा। यहाँ पे क्या था, एन माइनस वन था, हाँ बिल्कुल लिखो एन माइनस वन। यहाँ पे क्या लिख लो, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन लिख लो, फिर अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन लिख लो। ये अगले स्टेप में लिख देता हूं मैं, कोई इशू नहीं है। लिमिट, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए आपको, एन टेंस टू इनफाइनाइट, कितना था भैया ऊपर, एन माइनस वन था सर, एन माइनस वन था, नीचे कितना था, अच्छे से लिख देता हूं, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये अगर मैं बोल रहा हूं कि इसको जब मेरे को सॉल्व करना ही है तो मेरे को क्या करना चाहिए पता, एन कॉमन ले लूंगा तो क्या निकलेगा, वन माइनस वन बाई एन, क्योंकि एन टेंस टू इनफाइनाइट है। यहां से एन कॉमन निकालो, एन कॉमन निकालोगे तो क्या होगा सर, एन स्क्वायर तो वन प्लस एन स्क्वायर गया तो वन बाई एन सर, ध्यान देखो, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई एन तो एन आ गया, यहां से भी एन कॉमन निकालो, कितना आ गया सर, वन प्लस एन स्क्वायर गया तो वन अपॉन एन स्क्वायर आ गया, इतना ही हुआ। अगर ध्यान से देखा जाए तो पूरे एन कॉमन निकल सकते हैं, पूरे एन कॉमन निकल सकते हैं, मतलब ये वाला एन, ये दोनों एन बाहर निकल गए, कैंसिल आउट, ये दोनों एन बाहर से जो हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब एन टेंस टू इनफाइनाइट तो क्या बचा सर, ऊपर बचा वन माइनस वन बाई इनफाइनाइट, मतलब जीरो, नीचे बचा आपके पास अंडर रूट वन प्लस वन बाई इनफाइनाइट, फिर प्लस अंडर रूट वन, ये लिखने की जरूरत नहीं बट फिर भी लिख दिया मैं, एक्चुअली वन माइनस जीरो, एक्चुअली वन प्लस फिर वन, आंसर विल बी वन बाई टू, वन बाई टू आंसर इस क्वेश्चन का। ये देखो ध्यान से, टफ क्वेश्चन नहीं, टफ क्वेश्चन नहीं, सिर्फ लिखने का स्टाइल अच्छा होना चाहिए, वन बाई टू आंसर, वन बाई टू इस क्वेश्चन का आंसर, रेशनलाइज कर दिए हम लोग इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के फॉर्म को। यस सर, नहीं ऐसे क्वेश्चन गेट में बनाएंगे अपन, हाँ बिल्कुल बनना चाहिए, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आपको बनाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। हाँ मैं सॉल्यूशन यहाँ पे पहले लिख दिया, इतना आपको क्लियर रहना चाहिए। तो जैसे आपको इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म दिया रहता है ना, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म, तो आपको अंडर रूट अगर है तो रेशनलाइज कर लो और फिर प्रॉपर कॉमन लो, और आपके पास कंसेप्ट क्या होना चाहिए, वन बाई एन बनाने का, इसलिए कॉमन लेते हैं हम कि वन बाई एन या वन बाई एन स्क्वायर, ये जब भी बने, ये अंडर रूट वन बाई एन बने, ऐसा कुछ भी बने, इन सब की वैल्यू जीरो, क्योंकि एन टेंस टू इनफाइनाइट है, इसलिए आसान होता है डील करना, ठीक है सर। अभी 2016 आईआईसी बेंगलोर का क्वेश्चन, फिर से वैसे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट माइनस वन, इनफाइनाइट बचेगा, माइनस एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, अगेन 2016 आईआईसी बेंगलोर का क्वेश्चन, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्मेट। फिर हमारे माइंड में बत्ती जलना चाहिए कि क्या करें सर, रेशनलाइज कर लेते, बिल्कुल सही कि मैं रेशनलाइज करने वाले पार्ट को बहुत अच्छे से डील करते आना चाहिए, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, रेशनलाइज कर लूं मैं, यस सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन और ये माइनस एक्स है, ठीक है, इतना रेशनलाइज अगर मैं कर रहा हूं तो आपके पास मल्टीप्लाई कर देता हूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स, इस फैक्टर को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स, ठीक है, ऐसा करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब हुआ क्या कि ये आ गया आपके पास a माइनस बी, क्या a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब a स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आ रहा अंडर रूट गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये पूरा का पूरा ए स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ है, और नीचे वही जैसा लिखा था वैसा रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स। ऐसा करने से क्या होता है, एक टर्म कैंसिल आउट हो जाता है, देखो कोई ना कोई टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स माइनस वन बचा, ठीक है, एक पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, अब मेरे को लगता है ऐसे क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे, आपको पता चल गया कि एक्स माइनस वन है, नीचे क्या है, अंडर रूट से आप डरोगे भी नहीं, मेरे को लगता है कि अब अंडर रूट को भी आप अच्छे से अगर बार बार लिखते जाओगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा। कितना था, एक्स था, यस सर। अब आपको क्लियर है कि सर इतना तो आपको समझ आ रहा होगा कि यस सर, इतना तो क्लियर है कि लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है, एक्स कॉमन लूंगा सर, क्यों, क्योंकि मेरे को सर वो बनाना है जिससे कि जीरो हो जाए, वन बाई एक्स का फॉर्मेट, यहां से एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन अगर मैं ले लिया सर तो अंडर रूट में क्या बचा सर, एक्स स्क्वायर तो वन, फिर एक्स स्क्वायर तो वन बाई एक्स, और फिर माइनस तो वन बाई एक्स स्क्वायर, इतना बचा सर। देखो एक्स अंदर ले जाओ,
और फिर ये x था तो +1। ये ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये कॉमन वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। अब देखो x टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करो, क्या रिजल्ट आ गया सर, x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 - 0 सर, 1/इनफाइनाइट, फिर सर अंडर रूट के अंदर सर 1, 1/इनफाइनाइट 0, फिर 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर 0 सर +1। ध्यान देखा जाए तो ऊपर 1 बचा, नीचे अंडर रूट 1 बचा, फिर बाहर +1 भी बचा, मतलब 1/1 + 1, अच्छा 1/2, ये 1/2। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इन सब क्वेश्चन में ध्यान देखो, ये 2016 में आया था, इस क्वेश्चन का आंसर भी 1/2 था। ये एन स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन था ये 2016 में ही आया था, आईआईटी बेंगलोर से क्वेश्चन था, दूसरे ब्रांच में था, इसका आंसर भी 1/2 था। एक जो क्वेश्चन में लिया, ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिया मैं, इसका आंसर भी 1/2। ऐसे क्वेश्चन का आंसर 1/2 दिखे, इसका मतलब नहीं कैसे हर क्वेश्चन का आंसर 1/2 है, बट तीनों ही क्वेश्चन ऑर्डर से थे जिसका आंसर 1/2 आ गया। ठीक है, ओके। इतना दिखा आपको? यस। तो आज का सेशन जो है, इतनी पूरी बातें की और पूरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के अच्छे क्वेश्चन लिया। मैं फंक्शन के बारे में अच्छे से बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका अच्छा हैंड हो मैथ्स में, कैलकुलस के नाम पे आपका अच्छा हैंड हो। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अच्छी अच्छी बातें और करते जाएंगे। अभी तो मैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात भी करना चाहता हूं, लेकिन मैं डिटेलिंग कर रहा हूं जितना हो सकता है, जहां इसके बाद आपको कभी जरूरत ना पड़े, आप एग्जाम दो और आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाले, चाहे उनका तरीका थोड़ा सा टफ भी हो तो भी हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बट आपको मेरी पूरी बात सुनना पड़ेगा और पूरी बात आपको आना चाहिए जो मैं बता रहा हूं आपको। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। मैं क्वेश्चन तो पूरे अच्छे से सॉल्व करा दिया, अभी नेक्स्ट जब सेशन में मिलूंगा तब और भी बातें करेंगे, ठीक है। बहुत दिन बाद ये सेशन को लिया मैं, बट डोंट वरी, मैं आगे लेते जाऊंगा, जैसे जैसे टाइम मिलते जाएगा लेते जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके, थैंक यू।